तो हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पीडब्ल्यू चैनल ऑफ आईटी जेम एंड सीएसआई नेट। अभी तक उद्गम सीरीज के सीक्वेंस में हमने बात करी थी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट मींस सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री अपने आप में भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से रिपीटेडली जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि काफी ईजी भी हैं और कुछ अलग कंसेप्ट भी यूज होते हैं, वो भी हम आज क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करती हूँ मैं। सुनना देखो, लास्ट लेक्चर की अगर बात करती हूँ तो हमने कंप्लीट कर लिया था आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। वहां से रिलेवेंट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आप डिस्कस टू यू राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने किए थे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, जहां पे हम कुछ कंसेप्ट भी देखेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जितने भी पॉसिबल हो पाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई विल बी टेकिंग दोस, ठीक है। लेकिन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आप अपनी तरफ से ट्राई करना उनको करने की। यहाँ पे मैं सिमिलर काइंड ऑफ जितने भी टाइप्स है ना वो डिस्कस आपसे कर रही हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करती हूँ, समझना देखो। सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए, लाइक कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। मैंने लिखा एब्जॉर्प्शन, कुछ बेसिक टर्म्स है जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास में एड्सॉर्प्शन, या फिर मैंने लिखा सॉर्प्शन, ठीक है। इस तरीके से तीन टर्म्स आपकी बेसिक टर्म्स हैं जिनसे चैप्टर स्टार्ट ही होता है। एब्जॉर्प्शन की अगर बात करती हूँ तो एब्जॉर्प्शन का मतलब है, सपोज कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मेरे पास में स्पीशीज है, इसके ऊपर मैं चाह रही हूँ कि मैं एब्जॉर्प्शन कराऊं। किसी भी नेक्स्ट स्पीशीज का मैं चाहती हूँ कि एब्जॉर्प्शन हो। इस एब्जॉर्प्शन के लिए सपोज इनकमिंग स्पीशीज को मैंने इस तरीके से अगर रखा है तो वो नॉट ओनली सरफेस, वो बल्क तक भी जाएगी, मतलब वो कंप्लीटली यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। जैसे कोई भी इनकमिंग स्पीशीज है, अगर वो पूरा बल्क तक अप्रोच कर रही है, मैंने लिखा अगर वो बल्क तक आ रही है, तो इट मीन्स मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, कोई भी इनकमिंग स्पीशीज का अगर आप एब्जॉर्प्शन कराएंगे तो वो कंप्लीटली बल्क तक जाएगी, ठीक है। बल्क तक जाएगी मतलब अंदर तक इस पूरे स्पीशीज में वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो इसे आप बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, राइट, कि जब वो कंप्लीट बल्क तक अप्रोच कर जाए। नेक्स्ट आता है एड्सॉर्प्शन। क्या है? तो एड्सॉर्प्शन का मतलब है, जैसे कोई भी आपने स्पीशीज लिए, इस स्पीशीज के ऊपर आपने इनकमिंग सपोज कोई भी लिया, कोई गैस ली, इसको आप क्या कराना चाह रहे हैं, एड्सॉर्ब कराना चाह रहे हैं। तो एड्सॉर्ब का मतलब है कि इनके बीच में सिर्फ सरफेस तक ही रहे, मतलब इंटरेक्शन जो भी है वो फ्रॉम दिस सरफेस ओनली, कि यहीं से ही हो, अंदर तक बल्क तक अप्रोच ना हो, ठीक है। तो मैंने बोला इस कंडीशन में ये क्या है, एड्सॉर्प्शन हो रहा है। अब एड्सॉर्प्शन जब है ना तो दो टर्म्स आती हैं, ठीक है। इसके बाद में दो टर्म्स निकलती हैं जो हम एड्सॉर्प्शन पे डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्टली आता है कि जो सब्सटेंस यहाँ पे जिसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे। तो मैंने कहा जिस भी स्पीशीज का आप एड्सॉर्प्शन देख रहे हैं कि वो एड्सॉर्ब होने आई है, जो सरफेस पे आके बैठ रहा है, इस तरीके से आप ध्यान रखना, तो इसको आप बोलते हैं एड्सॉर्बेट, ठीक है। इसे मैं अपने तरीके से ऐसे याद रखती हूँ कि जो सरफेस पे आके बैठ रहा है उसे एड्सॉर्बेट बोल सकते हो आप। और यहाँ पे जिस पे ये एड्सॉर्प्शन आपको देखने को मिल रहा है उसे आप बोल सकते हैं एड्सॉर्बेंट। क्या बोल सकते हैं? एड्सॉर्बेंट, कि जिस पे ये रीच कर रहा है, जिसके सरफेस पे आके अप्रोच कर रहा है, तो सरफेस पे जो आ रहा है उसको आप एड्सॉर्बेट बोलेंगे, जिसके सरफेस पे आ रहा है उसे आप एड्सॉर्बेंट बोलेंगे, ठीक है। अब आगे बात आती है इनकी डेफिनेशंस की, तो वो आपसे कोई नहीं पूछने वाला, आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत इसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ती हूँ, सुनना देखो। नेक्स्ट बात आती है कि सॉर्प्शन क्या है। तो सॉर्प्शन एक्चुअली वो है जहां पे आपको दोनों देखने को मिले, जहां पे दोनों चीजें हो जाए, दोनों प्रोसेस हो जाए, एब्जॉर्प्शन भी एड्सॉर्प्शन भी। कि सपोज कोई स्पीशीज मैंने ली और उसके सरफेस पे या फिर उससे इंटरेक्ट कराना चाहा मैंने कोई दूसरी स्पीशीज, तो मुझे नहीं पता एब्जॉर्प्शन होगा या एड्सॉर्प्शन होगा। जब मुझे दोनों देखने को मिल जाए कि सरफेस पे तो आया ही है, साथ साथ बल्क तक भी अप्रोच कर गया, तो इट मींस दोनों चीजें हो गई। तो मैंने बोला सॉर्प्शन है यहाँ पे, कि एड्सॉर्प्शन भी पॉसिबल है और एब्जॉर्प्शन भी पॉसिबल है, दोनों हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो लिखा मैंने कि बोथ ऑफ द प्रोसेस। तो इसे आप थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि यहाँ से जब आपको दोनों देखने को मिले, एब्जॉर्प्शन भी एड्सॉर्प्शन भी, कि जिसको भी आपने स्पीशीज को यहाँ पे रीच करवाया है वो नॉट ओनली सरफेस, वो बल्क तक भी गई है। तो मैंने बोला जब दोनों चीजें हुई हैं तो इसको आप बोलेंगे ये क्या है, ये सॉर्प्शन है, ठीक है। ये क्या है, ये सॉर्प्शन है। बताइए क्लियर है? चलिए, एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन और सॉर्प्शन तीनों पॉइंट्स सबको क्लियर होते हैं। इसके बाद में बात आती है कि हमें डिस्कस किसे करना है, फर्दर क्या टॉपिक चलने वाला है। तो इसके बाद में ना हमें थोड़ी सी डिटेलिंग लेनी है एड्सॉर्प्शन की, ठीक है। एड्सॉर्प्शन को हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, समझना देखो। इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट लेती हूँ, यहाँ पे हेडिंग डालिए एड्सॉर्प्शन, एक सेकेंड, इसके बाद में हेडिंग डालिए एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन को ना मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। इसको फर्दर हम दो कैटेगरीज में पढ़ सकते हैं। कैसे बनाएंगे दो कैटेगरीज वो समझना देखो। पहला आएगा फिजिज ऑप्शन, एड्सॉर्प्शन का ही टाइप है। और दूसरा आएगा आपके पास में केमिज ऑप्शन। दूसरा क्या आएगा? केमिज ऑप्शन। ऐसे करके आप दो कैटेगरीज बनाते हो,
एड्सॉर्प्शन की कि फिजिसॉर्प्शन या फिर केमिसॉर्प्शन। अब समझना, देखो ये क्या होते हैं। सपोज मैंने आपसे बोला कि कोई भी मेरे पास में सॉलिड है, इस सॉलिड पे ना कोई गैस एड्सॉर्ब होने आ रही थी। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एड्सॉर्प्शन पढ़ रहे हैं कि कोई भी स्पीशीज जो आ रही है वो मेरी एड्सॉर्ब हो रही है, तो वो ओनली सरफेस से इंटरेक्ट कर रही है। अब इस इंटरेक्शन के बेसिस पे दो कैटेगरीज बनती है कि या तो ये जो एड्सॉर्ब होने आया है, दैट मीन्स ये जो एड्सॉर्बेट है, क्या ये सिर्फ कोई फिजिकल इंटरेक्शन से बाउंड है, या क्या ये सिर्फ कोई फिजिकल इंटरेक्शन से यहाँ पे बाइंड है कि रुका हुआ है। तो रुका हुआ है तो उसके पीछे रीजंस होंगे, इंटरेक्शंस होंगे। मैंने बोला या तो ये सिर्फ फिजिकल इंटरेक्शन से, कोई वीक इंटरेक्शन से लिंक्ड होगा, या फिर ये कोई स्ट्रॉन्ग आपके केमिकल बॉन्ड से लिंक होगा, तभी तो ये टिक पा रहा है ओनली सरफेस पे, राइट। तो हमने बोला या तो यहां लिख सकते हो कि कोई वीक फिजिकल इंटरेक्शंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, या तो कोई वीक फिजिकल इंटरेक्शंस प्रेजेंट होंगे, या फिर सेकंड पॉइंट मैंने लिखा कि कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस लिख दूं पहले, कि या फिर कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो इसको रोक पा रहे हैं टू द सरफेस ओनली। अब समझना, वीक फिजिकल इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि कोई वंदवाल इंटरेक्शंस प्रेजेंट हो, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट हो, इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिले, कोई वीक इंटरेक्शन है सिर्फ इसके इनके बीच में, ठीक है। या फिर सेकंड पॉइंट मैंने बोला आपसे कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है उसका मतलब क्या है कि ये कोई केमिकल बॉन्ड से कोई बाइंड है, राइट, कि इनकमिंग आपका एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में एक्चुअली कोई केमिकल इंटरेक्शंस प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से सरफेस पे बाउंड है, इट मींस केमिसॉर्प्शन है। तो ये इंटरेक्शंस के बेसिस पे ही हमने इसको दो कैटेगरीज में लिया कि या तो कोई वीक फिजिकल इंटरेक्शंस तो फिजिसॉर्प्शन, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस दैट मींस केमिसॉर्प्शन की कोई केमिकल बॉन्ड, ठीक है। आगे समझना, देखो इसके बाद में अगर मैम केमिकल बॉन्ड है और जैसे कि हमने लिखा भी है कि ये आपके स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस है, ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ कि जब भी ये एड्सॉर्प्शन होगा तो जो डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन रिलीज होगी इज क्वाइट हाई, ठीक है, वो अच्छी खासी हाई होगी। बताइए भाई, जब भी ये एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो आपकी हीट रिलीज होगी, इट मींस ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। आप समझना, जैसे आपका एड्सॉर्प्शन होता है, कोई गैस आप सपोज करो आपने सॉलिड पे क्या करवाया, एड्सॉर्ब करवाया, जैसे आप ये चीज करवा रहे हो तो हीट रिलीज होगी। मैंने बोला डेल्टा एच आपकी एड्सॉर्प्शन रिलीज होगी, इट मींस ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने वाला है, यहाँ लिख रही हूँ एक्सोथर्मिक। अब समझना, जो हीट रिलीज होगी मैम वो काफी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट थे, इट मींस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हैं, इट मींस ये कंडीशंस फेवरेबल है। जब आपके पास में ये एड्सॉर्प्शन होगा तो काफी हाई हीट निकलेगी, इट मींस आप लिख सकते हैं कि 40 से लेकर 400 किलो जूल पर मोल तक यहाँ पे आप देखते हो कि हीट रिलीज होती है, ठीक है, विच इज क्वाइट हाई इन कंपैरिजन किसके, इन कंपैरिजन ऑफ फिजिसॉर्प्शन जो सिर्फ कोई वीक आपके फिजिकल इंटरेक्शन से लिंक्ड है, राइट। और यहाँ पे भी एक बात लिखी जा सकती है कि ऑल दो ये एड्सॉर्प्शन तो आपका एक्सोथर्मिक ही है, तो डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन तो रिलीज यहाँ पे भी होनी है, लेकिन वो कैसी रहेगी, थोड़ी लो रहेगी, किसके कंपैरिजन में, केमिसॉर्प्शन के कंपैरिजन में। आप समझना कितनी रहेगी, तो मैंने लिखा कुछ 40 किलो जूल पर मोल तक आप इसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, 40 किलो जूल पर मोल तक आप इसे मेंशन कर सकते हैं। वेराज ये कहां तक जा रही है, तो 40 से 400 किलो जूल पर मोल तक जा रही है, ठीक है। अब समझना देखो इसके बारे में, इसमें भी एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ कि ये भी कैसा है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है, ऑल्दो दोनों ही एक्सोथर्मिक रहेंगे, लेकिन बात है स्ट्रॉन्ग और वीक इंटरेक्शंस की, जिनकी वजह से डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन हाई और या फिर लो देखने को आपको मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं, और क्या बातें हैं और क्या डिफरेंसेस हैं इनके बारे में जो हमें पढ़ने हैं, क्योंकि कभी कभी आपसे जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर आईटी जैम की बात करूँ तो वहाँ पे एमएसक्यू में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। अगर सीएसआई नेट की या गेट की बात करूँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इनके ऊपर कि केमिसॉर्प्शन के लिए कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, तो स्टेटमेंट वाइज भी आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ती हूँ। अब समझना, जब ये फिजिसॉर्प्शन है तो एक बात बताना मुझे, इसकी कोई स्पेसिफिक कंडीशंस तो है ही नहीं, है ना, ये तो वीक इंटरेक्शन से लिंक्ड है, तो ये तो किसी भी आपके ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे पॉसिबल है। तो अगर मैं बात करती हूँ ये कब होगा, किस टेम्परेचर पे होगा, तो एक बात इसी की कंटिन्यूटी में लिखिएगा कि ये किसी भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हो सकता है, ये किसी भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो है ही नहीं ना, कोई केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी हो रही है जिसके लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड हो, राइट। वेयरएज यहाँ पे केमिसॉर्प्शन है, केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो यस इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी, तो हमने लिखा यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है ये इसके कंपैरिजन में, तो लिख रही हूँ स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड, कि जब बॉन्डिंग होगी तो कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नोट करना, यहाँ पे लिख सकती हूँ इंस्टेंटेनियस
एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम अचीव्ड एक सेकेंड, अचीव्ड, इसको लिख रही हूँ रैपिडली। मतलब होता क्या है, जब भी एड्जॉर्प्शन होने वाला है तो फिजिक्स ऑप्शन में, तो ये रैपिडली हो सकता है, और रैपिडली ये तेजी से, अगर ये जल्दी से हो रहा है तो ये तो कोई इंट्रैक्शन से बाउंड नहीं है, तो ये चीज रिवर्सिबल जा सकती है। इट मीन्स अगर कोई स्पीशीज आके एड्जॉर्ब हो गई तो वो हट भी सकती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिसॉर्प्शन। अब डिसॉर्प्शन क्या है, जस्ट ये अपोजिट है आपके एड्जॉर्प्शन का, ठीक है। एड्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, कोई भी स्पीशीज आ रही है तो आपके सरफेस से इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है, एड्जॉर्ब हो गई। तो मैंने बोला जब सरफेस से एड्जॉर्ब हो जाती है, जब इंटरेक्ट कर जाती है, तो इसका अपोजिट मतलब डिसॉर्प्शन की अपोजिट होना, कि हटना, राइट। तो मैंने बोला ये जो आपका इक्विलिब्रियम है जल्दी से अचीव होता है। इसके बाद में लिख रही हूं मैं सॉरी, रिवर्सिबल with respect to डिसॉर्प्शन के रिस्पेक्ट में ये रिवर्सिबल है। मतलब आईवी अगर कोई स्पीशीज अटैच हो गई तो वो हट भी सकती है, रिवर्सिबल है ये चीज, क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, राइट, कोई केमिकल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, गैसेस एड्जॉर्ब ऑन द एक्टिवेटेड चारकोल, राइट। एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस पे जब गैसेस आके एड्जॉर्ब होती हैं तो एक्चुअली वो यही टाइप है, राइट। वो चीज रिवर्सिबल है कि गैसेस एड्जॉर्ब हो गई तो वो हट भी सकती है, ठीक है। दूसरी बात समझना, अगर यहाँ पे इंट्रैक्शंस प्रेजेंट है, मैं इसमें लिख रही हूँ सेकंड पॉइंट, कि ये स्लो भी हो सकता है और ये रैपिड भी हो सकता है, ये जल्दी भी हो सकता है, ये स्लो भी हो सकता है, डिपेंड, यहाँ पे लिखिएगा, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये रैपिड भी हो सकता है, ये स्लो भी हो सकता है। वेयर एज एक चीज कि ये रिवर्सिबल था, यहाँ पे तो बॉन्ड बन गए तो अब ये हट नहीं सकता। यहाँ पे लिखिएगा ये इरिवर्सिबल इन नेचर है इन कंपैरिजन ऑफ फिजिक्स ऑप्शन। ये कैसा है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। और हमने यहाँ क्या बात करी है, एग्जाम्पल की, तो इसके लिए भी आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हो। जैसे CO2 या O2 आपके पास में एड्जॉर्ब होते हैं, एड्जॉर्ब ऑन दी टंगस्टन के सरफेस पे जब ये एड्जॉर्ब होते हैं तो एक्चुअली केमिसॉर्प्शन होता है कि वहां पे बॉन्ड बनता है, ठीक है। इस टाइप की चीजें आप ये नोट कर सकते हो अबाउट केमिसॉर्प्शन एंड फिजिसॉर्प्शन की, ये इनमें डिफरेंसेस रहते हैं कि एक तो बहुत स्पेसिफिक है, एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हो सकता है, एक बहुत जिसको रिएक्शन कंडीशंस चाहिए तो बोल रहे हैं वो इरिवर्सिबल इन नेचर होगा कि कोई भी स्पीशीज अगर आके अटैच हो गई तो उसका अलग होना मतलब डिसॉर्प्शन होना इतना यहाँ पे आपको फिजिबल नहीं दिखेगा। इट मीन्स मैंने उसको इरिवर्सिबल लिखा है, वेयरएज यहाँ पे लिख दिया मैंने कि ये रिवर्सिबल है। अगर कोई आता है तो वो हट भी सकता है क्योंकि वीक इंट्रैक्शन से वो इन्वॉल्व है, राइट। एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो आप बोलोगे कोई भी गैस जो एब्जॉर्ब हो जाती है चारकोल पे, ठीक है, चारकोल के सरफेस पे, या फिर यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशंस आ जाएंगी क्योंकि रिएक्शन होने वाली है। तो मैंने बोला CO2 या O2 टंगस्टन के सरफेस पे जो आपके पास में एब्जॉर्ब होती है, तो आपका एग्जाम्पल है केमिसॉर्प्शन का, ठीक है। अब समझना, देखो इसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ फिजिक्स ऑप्शन और केमिस ऑप्शन में कि मल्टी लेयर बनेगी कि मोनोलेयर बनेगी, क्या होता है, तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि फिजिक्स ऑप्शन के लिए हम एक बात बोलेंगे कि यहाँ पे ना मल्टी लेयर फॉर्मेशन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी केमिकल बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, तो कितनी भी लेयर्स आ सकती हैं। तो यहाँ पे लिख सकती हूँ कि मल्टी लेयर फॉर्मेशन, क्या लिख सकती हूँ, मल्टी लेयर फिनोमिना, ठीक है, फिनोमिनन, मल्टी लेयर फिनोमिनन। जिसको कौन एक्सप्लेन करता है मल्टी लेयर को, तो यहाँ पे BET मैकेनिज्म, 3 साइंटिस्ट के नेम से ये बनता है, तो मैंने लिखा BET मैकेनिज्म से ये चीज, या BET आपकी इक्वेशन से ये चीज आप एक्सप्लेन करते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो BET मैकेनिज्म, ये BET थ्योरी से आप ये एक्सप्लेन कर, ठीक है। नेक्स्ट में समझना, देखो इसके बाद में यहाँ पे एक बात नोट करना केमिस ऑप्शन में कि यहाँ पे ना सिर्फ मोनो लेयर ही बनेगी। क्या बनेगी, एक ही लेयर बनती है, क्योंकि एक लेयर आई उससे बॉन्डिंग हो गई तो नेक्स्ट लेयर के लिए वो सरफेस अवेलेबल नहीं है कि फिर से वैसे केमिकल बॉन्डिंग बनाई जाए। तो सिर्फ जो आ रहा है आपके पास में इनकमिंग मॉलिक्यूल, उनसे एक बॉन्डिंग बन गई, मतलब सरफेस पे इंट्रैक्शंस हो गए, तो फर्दर और यहाँ पे कोई लेयर आपको देखने को नहीं मिलेगी। इट मीन्स मैंने लिखा मोनो लेयर फॉर्मेशन। यहाँ पे कैसा रहता है, मोनो लेयर फॉर्मेशन रहता है, जिसको कौन एक्सप्लेन करता है, कौन सा मैकेनिज्म, तो लैंगमेयर जो मैकेनिज्म है आपका, लैंगमेयर
मैकेनिज्म या थ्योरी, यहाँ से आप इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। बीईटी मैकेनिज्म आपको समझाता है मल्टी लेयर के बारे में, मोनोलेयर आपको समझाता है लैंगमर मैकेनिज्म या लैंगमर जो आपकी थियरी थी वो आपको एक्सप्लेन करती है अबाउट द मोनोलेयर फॉर्मेशन, और ये आपको एक्सप्लेन करता है बीईटी द मल्टी लेयर फॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट केमिज ऑप्शन, फिजिक्स ऑप्शन। और कुछ बातें करनी है हमें कि टेम्परेचर का रोल कैसा रहता है, प्रेशर का इन पे रोल कैसा रहता है, कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो ये कैसे इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो वो कुछ मुझे चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है यहाँ पे, समझना देखो इसके बाद में। अगर मैं नेक्स्ट इसको पॉइंट में लूँ और आपसे बात करूँ कि अगर मैंने टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट देखा तो फिजिक्स ऑप्शन को और केमिज ऑप्शन को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी, तो वो समझना। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से पॉइंट्स बनाए, ठीक है, एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से मैंने पॉइंट लिए, आप समझना देखो इसमें। देखना है यहाँ पे, अगर मैं लिख रही हूँ एक्स बाय एम, तो एक्स बाय एम क्या है उसको डिफाइन कर देते हैं। एक्स बाय एम आपका होता है अमाउंट। सपोज कि मैं कोई गैस को एब्जॉर्ब करा रही हूँ द सॉलिड सरफेस, तो मैं लिखूंगी अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ सॉलिड, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये डिफाइन किया। अब समझना देखो, यहाँ पे फिजिक्स ऑप्शन चल रहा है, यहाँ पे केमिज ऑप्शन चल रहा है, मुझे टेम्परेचर के साथ में इनका रोल देखना है। तो मैं एक बात बोल सकती हूँ कि अगर फिजिक्स ऑप्शन के लिए ले रही हूँ तो फिजिक्स ऑप्शन ना टेम्परेचर के साथ में डिक्रीज होगा, ठीक है। फिजिक्स ऑप्शन टेम्परेचर के साथ में डिक्रीज होता है, जिसका कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है। केमिज ऑप्शन के लिए वेराज अगर आप बनाते हैं तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। रफली आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। अब समझना क्या होता है ये। जैसे फिजिक्स ऑप्शन में ये चीज देखते हैं, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके पास में एड्सॉर्ब स्पीशीज थी वो डिजॉर्प्शन उनका होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स वो सरफेस से डिजॉर्ब होना मतलब एड्सॉर्प्शन का उल्टा, तो यहाँ से वो हटना शुरू हो जाएंगे सरफेस से, ठीक है। वेयर एज अगर आप केमिज ऑप्शन के लिए देखोगे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक बार के लिए तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स बनने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है उतना टेम्परेचर इनको मिल रहा है कि वो क्रॉस कर जाए। जैसे ही मैक्सिमम हाइट रीच हो गई, जैसे ही मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन हो गया, इसके बाद में भी अगर टेम्परेचर आप कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं तो फिर वो चीज अपोजिट वर्क करेगी। इट मीन्स जो स्पीशीज एड्सॉर्ब थी वो डिजॉर्ब होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर का जो रोल है वो आपको इस तरीके से दिखता है कि एक हद तक तो, एक हाइट तक तो रीच हुआ कि मैक्सिमम गया एड्सॉर्प्शन, इसके बाद में जब वो चीज मैक्सिमम एड्सॉर्ब हो गई इसके बाद में भी आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो फिर वो आपको डिसॉर्प्शन दिखेगा। तो इस तरीके के दो कर्व आते हैं, टेम्परेचर के साथ में आपको रोल दिखता है। इन केस ऑफ फिजिक्स ऑप्शन इट इज डिक्रीजिंग, whereas it is increasing at certain height then it is decreasing, ठीक है। तो ये आपको दो कर्व दिखते हैं अबाउट फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन। इट मीन यहाँ पे जो एड्सॉर्ब स्पीशीज है, जो आपका एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसका क्या रोल रहता है विद टेम्परेचर, या उसका क्या आपके पास में इफेक्ट रहता है विद टेम्परेचर। जो x बाय m है उसको मैंने लिखा है अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ सॉलिड, कि जब भी कोई गैस ले रहे हो, सपोज करो उसको सॉलिड सरफेस पे आप एड्सॉर्ब करा रहे हो, तो कितना आपका अमाउंट उसका एड्सॉर्ब हुआ है पर ग्राम ऑफ सॉलिड, तो इस चीज को मैंने x बाय m मेंशन किया है। और एक बात लिखी है कि ये जो एड्सॉर्प्शन आपको देखने को मिल रहा है टेम्परेचर के साथ वो इस तरीके से अलग अलग आएगा। इसके लिए तो कंटिन्यूस डिक्रीजिंग बनाया, इसके लिए बोला पहले इंक्रीज हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी वो क्रॉस कर लेगा क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो जब तक वो आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए बॉन्ड्स बनाने के लिए, ठीक है, या फिर एक सर्टेन बॉन्डिंग वहाँ पे क्रिएट करने के लिए, जब तक वो टेम्परेचर रीच हो, मतलब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, जब तक वो चीज अचीव होगी, जब तक एड्सॉर्प्शन आपको मैक्सिमम दिखेगा, उसके बाद में आपके पास में एड्सॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। तो वो मैंने इस तरीके से और इस तरीके से रेस्पेक्टिवली बनाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए इसके बाद में समझना देखो, अगर मैंने डिसॉर्प्शन की बात करी है तो डिसॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी भी कुछ चीज होती होगी, ठीक है, क्योंकि जैसे आपके पास में नॉर्मल बॉन्डिंग होती है, नॉर्मल एड्सॉर्प्शन है तो उसकी भी अपनी एक्टिवेशन एनर्जी है, जिसको वो रीच करेगा तो ही एड्सॉर्प्शन आपको फर्दर देखने को और मिल रहा है, राइट। डिसॉर्प्शन है तो फिर डिसॉर्प्शन की भी एक्टिवेशन एनर्जी है, तो इसके लिए नेक्स्ट बात आती है डिसॉर्प्शन की। समझना देखो, डिसॉर्प्शन के लिए मैं क्या बोल सकती हूँ कि जैसे आप एक्टिवेशन एनर्जी लिखते हो, नॉर्मल आपने कुछ भी लिखा कि कोई भी बॉन्डिंग, कोई भी केमिकल बॉन्ड बनता है, फॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए अगर एक्टिवेशन एनर्जी को इन्वॉल्व करके फॉर्मूला लिखा जा सकता है तो लिखते हैं K इक्वल्स टू A e रेज़ टू द पावर माइनस EA बाय RT, राइट। ये आप नॉर्मल कंडीशंस में लिखते हैं। समझना देखो, इसके बाद में अगर मैंने नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी लिखी तो मैं एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला लिखा तो मैं लिख सकती हूँ K इक्वल्स टू A e रेज़ टू द पावर माइनस EA बाय RT, राइट। अगर मैं इसको डिसॉर्प्शन के लिए लिख रही हूँ तो मैं लिख सकती हूँ KD इज इक्वल्स टू A e रेज़ टू द पावर माइनस ED बाय RT, डिसॉर्प्शन के लिए लिख दिया। अब समझना, यहाँ से आप इसको अगर 1 लिखते हैं, मैंने लिखा 1 KD इक्वल्स टू 1 और ये पूरी क्वांटिटी को 1 कर दिया, दैट मीन्स A e रेज़ टू द पावर माइनस ED बाय RT, ठीक है। अब समझना देखो, इसके बाद में यहाँ से 1 KD क्या हो जाएगा, तो इसको मैं टाउ लिख दूंगी, यहाँ से 1 A को टाउ नॉट लिख दूंगी और यहाँ से आ जाएगा ये e रेज़ टू द पावर पॉजिटिव हो जाएगा,
ED/RT, दैट मीन्स डिसॉर्प्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। आप समझना, इस चीज को मैंने इस तरीके से लिखा और यहाँ पे एक बात लिखी, जो आपका KD है, KD वो एक्चुअली आपका 1/टाउ है, राइट? क्या है? 1/टाउ के इक्वल आ रहा है। ये टाउ क्या है तो आप मेंशन कर सकते हो, टाउ आपका लाइफ टाइम है, राइट? ये क्या है? लाइफ टाइम है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? तो आप इनको इस तरीके से समझ सकते हो कि जब भी आपने कोई एड्सॉर्प्शन कराया है, कोई स्पीशीज आपके सरफेस पे आके एड्सॉर्ब हुई है, कितने टाइम तक वो वहां रहेगी। तो अगर आपके पास में KD ज्यादा है, मतलब डिसॉर्प्शन की रेट ज्यादा है, डिसॉर्प्शन बहुत जल्दी हो रहा है, तो ऑब्वियसली लाइफ टाइम कम है कि जो स्पीशीज है वो कम टाइम एड्सॉर्ब हुई है, वो कम टाइम वहां रुकेगी, एड्सॉर्प्शन शो करेगी। एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन तो अपोजिट चलेंगे ना भाई, इनवर्स चलेंगे। तो मैंने बोला किसी की रेट अगर डिसॉर्प्शन की ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका लाइफ टाइम कम है उस सरफेस पे, एकदम ठीक है। तो टाउ यहाँ पे लाइफ टाइम को डिनोट करता है और इस तरीके से आप वो फॉर्मूला लिख सकते हो। यहाँ से आपसे अगर न्यूमेरिकल पूछते हैं तो आप सिंपली इस फॉर्मूले से इसे सॉल्व कर सकते हो कि टाउ इक्वल्स टू टाउ नॉट e⁻⁻ ठीक है। ये कहाँ से आया? तो इस तरीके से आप उसको थोड़ा सा ड्राइव करोगे तो वो निकल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है उस तरीके से इसको लिखा, बस 1 करके हमने ये चीज ड्राइव करी, ठीक है। यहाँ से छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं भाई, इसके लिए रेडी रहना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। इसके बाद में देखो समझना, अगर यहाँ पे ग्राफ पूछे जाए, दो तरीके के ग्राफ यहाँ से आ सकते हैं। अगर यहाँ से ग्राफ पूछे जाते हैं, फर्स्टली लेट सपोज मैंने टाउ और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाया। समझना, देखो यहाँ से मैंने एक ग्राफ लिया इस तरीके से, और ये किस किस के बीच में लिया है? तो ये मैंने टाउ के बीच में और टेम्परेचर के बीच में लिया है, ठीक है। अगर मैं एक ग्राफ बना रही हूँ तो वो मुझे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इस तरीके से ऐसा डिक्रीजिंग कर्व आएगा, डिक्रीजिंग आपको कर्व देखने को मिलेगा बिटवीन टाउ एंड टेम्परेचर, ठीक है। लाइफ टाइम और टेम्परेचर के बीच में, ये टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो लाइफ टाइम कम होगी, डिसॉर्प्शन होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो मुझे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। आप समझना, देखो इसके बाद की एक बात है कि अगर जो इक्वेशन अभी हमने ऐसे लिखी है, टाउ इक्वल्स टू टाउ नॉट e⁻ अगर मैं दोनों साइड ln ले लूं तो क्या होगा? समझना, देखो यहां से बोला ln टाउ इक्वल्स टू ln टाउ नॉट प्लस में ED/RT, ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। आगे समझना, देखो इसके बाद में अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ, अगर मैं ऐसे ग्राफ ले लूं किस किस के बीच में? ln टाउ के बीच में और सपोज ED के बीच में। समझना, देखो इसके बाद में अगर मैं यहाँ से ग्राफ बनाऊं बिटवीन ln टाउ, तो देखना इसको मैं ग्राफ को लेती हूँ कुछ इस तरीके से कि सपोज मैंने कुछ ऐसे लिया, कुछ इस तरीके से लिया। यहाँ पे सपोज मैंने ln टाउ लिया और यहाँ पे मैंने 1/t लिया। इनके बीच में मुझे ग्राफ देखना है, तो वो ना मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। कैसे दिखेगा? कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ से इंटरसेप्ट की, मतलब y इक्वल्स टू आप देख सकते हो mx और ये प्लस c हो जाएगा कि इसके बीच में ये आपने y इंटरसेप्ट पे ले लिया और यहाँ से 1/t अगर आप लोगे तो 1/t आपने x एक्सेस पे ले लिया। अगर इनके बीच में आप ग्राफ देख रहे हो तो इस ग्राफ को इस तरीके से लिखोगे और स्लोप क्या आएगा? तो स्लोप हम आराम से देख के बता सकते हैं कि ED/R आएगा, कि ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में R। अगर कोई इंटरसेप्ट पूछता है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो कि इंटरसेप्ट आपका ln टाउ नॉट के बराबर आएगा। बोलिए भाई, कर लेंगे ना इस तरीके से? स्लोप और इंटरसेप्ट, ये कुछ वैल्यूज आप आराम से बता सकते हो, ग्राफ को देख के बता सकते हो, इक्वेशन से भी निकाल सकते हो जाएगा इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। मैं समझना, देखो इसके बाद में कुछ आपके पास में आइसोथर्म्स आते हैं। मतलब अगर आप वेरिएशन देख रहे हो एड्सॉर्प्शन का प्रेशर के साथ में, कि प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबार बोलते हो आप, एड्सॉर्प्शन आइसोबार। या फिर आप देखते हो कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो आप बोलते हो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। तो आपको 3 टाइप के यहाँ पे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ने होते हैं, जिसकी फर्स्ट कैटेगरी में आपके पास में आता है फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। इसको आप फर्स्ट बना सकते हो कि आपके पास में फर्स्ट टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है जो आपको पढ़ना होता है, ठीक है। फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या होता है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रखा है, उसको आप रीड कर सकते हो कि इट गिव्स एम्पिरिकल आइडिया अबाउट द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस पर यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्सॉर्बेंट एंड प्रेशर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्या मतलब है इसका? इसको इस तरीके से शो किया जाता है कि सपोज मैंने लिखा, इसका एक्सप्रेशन बनता है कि x/m इक्वल्स टू k p⁻1/n, राइट। इस तरीके का आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? ये एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। क्या होता है इसमें समझना, तो यहाँ से देखना x/m को मैं डिफाइन कर सकती हूँ कि x/m क्या है। तो x/m जैसे हमने पीछे लिखा था कि इट इज एक्चुअली अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट, या सॉलिड लिख लो कि आपने कोई भी सपोज गैस ली है,
गैस को आपने सॉलिड सरफेस पे या गैस को किसी और एड्जॉर्बेंट पे आपने एड्जॉर्ब करवाया है, तो हमने बोला उसका कितना आपका अमाउंट एड्जॉर्ब हो पाया है पर ग्राम ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट। ठीक है, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं x/m को। समझना देखो इसके बाद में ना हम दो कंडीशन लगा के बात करते हैं, क्योंकि प्रेशर के साथ में वेरिएशन है इसका, दैट मीन्स कितना अमाउंट एड्जॉर्ब हो रहा है वो प्रेशर के साथ वेरी कर रहा है। तो इसको मैं कैसे दिखा सकती हूँ नेक्स्ट में समझना। देखो यहाँ से एक बात बोल सकती हूँ कि प्रेशर भी अगर मैं चेंज करूंगी तो उसके भी कंडीशंस बन जाएंगी। सपोज x/m को मैंने ऐसे लिख रही हूँ मैं, और सपोज इस पे मैंने कंडीशन लगाई, दो कंडीशन लगा के बात करती हूँ कि एट लो प्रेशर, यहाँ से दो कंडीशन लगा के बात करती हूँ, यहाँ से लिख रही हूँ मैं एट लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर कंडीशन, या फिर बात कर रही हूँ एट हाई प्रेशर कंडीशन। ठीक है, एट लो प्रेशर या फिर हाई प्रेशर कंडीशन। समझना देखो क्या होता है। मैंने बोला अगर आप लो प्रेशर कंडीशन की बात कर रहे हो तो आपके पास में 1/n की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, लो प्रेशर कंडीशन में जो आपका 1/n है वो एक्चुअली 1 हो जाता है। इसका मतलब है अगर मैं ये चीज लिखूं कि x/m इक्वल्स टू k p⁻1, ये तो ये बन गया। और अगर मेरे से कोई पूछता है कि बताओ लो प्रेशर कंडीशन में ये जो अमाउंट एब्जॉर्ब हो रहा है ये प्रेशर के साथ में कैसे वेरी कर रहा है, तो मैं लिखूंगी ये फर्स्ट ऑर्डर होता है। ये कैसा होता है, ये जो आपके पास में क्वांटिटी होती है इसके ऊपर ये आपको ऑर्डर बताती है कि ये प्रेशर के साथ में किस तरीके से वेरी करेगा। तो CSIR नेट में क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, जहाँ ये पूछा था कि अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब स्पीशीज जो है दैट मींस x/m है वो लो प्रेशर कंडीशन में कौन से ऑर्डर की तरह चलता है। इट मींस इज इट जीरो ऑर्डर, इज इट फर्स्ट ऑर्डर और व्हाट। ठीक है, ऐसे करके ऑप्शंस क्रिएटेड थे। तो वहां पे आप आराम से लिख सकते हो कि x/m है जो अमाउंट ऑफ स्पीशीज एब्जॉर्ब है वो प्रेशर के साथ में फर्स्ट ऑर्डर रहता है, दैट मींस फर्स्ट ऑर्डर वेरी करेगा। ठीक है, ये कहाँ से लिखा, तो हमने बोला जो 1/n है वो क्वांटिटी आपके पास में लो प्रेशर कंडीशन में 1 होती है। इट मींस n को यहाँ से 1 लिख सकती हूँ, और यहाँ पे जब इसको पुट करूंगी तो इसको फर्स्ट ऑर्डर बोलूंगी प्रेशर के साथ में वेरिएशन। इसको हम ग्राफ में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट समझना देखो अगर मैं हाई प्रेशर कंडीशन की बात कर रही हूँ तो हाई प्रेशर कंडीशन में मैं n को क्या लिख सकती हूँ कि n की वैल्यू इन्फिनिट रहती है। इट मींस 1/n देखूंगी तो वो कैसा आएगा, 0 आता है। इससे समझना निकलता क्या रिजल्ट है। यहाँ से लिख सकती हूँ कि मेरे पास में जो x/m है वो एक्चुअली k p⁻1/n होता है, और 1/n की वैल्यू तो कितनी आ रही है, 0। तो यहाँ से लिखूंगी p⁻0। अब इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि x/m जो है वो आपका सिर्फ किसके बराबर आ रहा है, k के बराबर। k क्या है यहाँ पे, n क्या है, तो आप नोट कर सकते हो कि जो k है और n है वो एक्चुअली कांस्टेंट है दोनों ही। ठीक है, k और n दोनों ही कैसे हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, अब यहाँ से एक बात निकालती हूँ मैं कि जब आपके पास में x/m की वैल्यू कांस्टेंट के बराबर आ रही है, इट मींस अब जो अमाउंट आपका एब्जॉर्ब हो रहा है ना गैस का, एक्चुअली वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता। समझना देखो कैसे। यहाँ से अगर मैंने इसको इस तरीके से लिखा है कि x/m इक्वल्स टू kp, तो इसको मैं और इलेबोरेट करके ऐसे लिख सकती हूँ कि x/m, ये k तो कोई कांस्टेंट ही है, अगर मैं डायरेक्टली साइन लगा दूं ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो भी ये ओके होगा। क्योंकि आपको एक चीज पता होती है कि कभी भी हम ऐसे लिखते हैं कि सपोज कुछ भी मैंने ऐसे लिख रखा है, जब ये साइन हटाती हूँ तो कोई कांस्टेंट आता है, तो ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है, ये चीज ऐसे तो लिखी है, तो मैं इससे ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ से एक बात बोली कि जब मैं इसको ऐसे देख पा रही हूँ कि 1/n की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 पुट किया तो इसको मैंने ऐसे लिखा, राइट। जैसे ही इक्वल्स टू के साथ में k लिखा हुआ है इसको मैं हटाऊंगी तो डायरेक्ट लगा सकती हूँ। इट मींस मैं आराम से इस पॉइंट को देख के बोल सकती हूँ कि एट लो प्रेशर कंडीशन तो जो आपका अमाउंट ऑफ स्पीशीज एब्जॉर्ब है वो प्रेशर के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है, कि प्रेशर बढ़ाया तो अमाउंट आपका बढ़ता चला गया। ठीक है, बहुत ही हाई कंडीशन में आप चले गए तो फिर वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गया। इट मींस जो भी आपका अमाउंट एब्जॉर्ब है वो कांस्टेंट के बराबर है, कि वो फिक्स हो गया। ठीक है, वो अब प्रेशर के साथ में इंक्रीज नहीं हो रहा, वो एक्चुअली कांस्टेंट जा रहा है। और किसी मीडिएटर से मीडिएटिक वैल्यू में अगर कोई प्रेशर की कोई बिटवीन कोई मीडियम से वैल्यू होगी तब क्या होगा, तो मैंने बोला कोई मीडियम से अगर प्रेशर कंडीशन है तो उस कंडीशन में x/m जो अमाउंट एब्जॉर्ब हो रहा है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p⁻1/n के। ठीक है, क्योंकि ये जो k है k इज समवॉट कांस्टेंट, तो इसको हटाएंगे तो डायरेक्ट का साइन लगा सकते हैं। तो एक्चुअली ये रहती है कंडीशन। ठीक है, एक्चुअली ये है कंडीशन प्रॉपर। इसके साथ में n जब वेरी करता है ना तो उसके साथ में कंडीशंस बनती चली जाती हैं। n जब आपके पास में 1 ही हो गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया x/m प्रेशर के। n जब आपके पास में बहुत ही हाई वैल्यू हो गई तो 1/n आपका 0 निकल गया। इट मींस आपका x/m इंडिपेंडेंट हो गया प्रेशर से। और कोई बीच की वैल्यू है तो उसके लिए बोला जब कोई आपकी मीडिएटेड से वैल्यू है तो उसके लिए x/m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p⁻1/n के। अब n डिपेंड करेगा जो वैल्यू चलती चली जाएंगी अकॉर्डिंगली x/m प्रेशर के साथ में वेरी करेगा। तो इस चीज को मैम रिफ्लेक्ट कैसे करें, कैसे शो करें, तो समझना देखो इसके बाद में
यहां से ना आप एक ग्राफ बना सकते हो कुछ इस तरीके से। सपोज करो मैंने ऐसे बनाया, ये जो अमाउंट एब्जॉर्ब हो रहा है प्रेशर के साथ में कैसे वेरी कर रहा है इसको हम शो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने x/m लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रेशर लिया। अब समझना इस प्रेशर की कंडीशन के साथ में कैसे वेरी करेगा, तो मैंने बोला कुछ इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो कि ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, होगा और फिर एक वैल्यू पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा। सपोज वो प्रेशर की वैल्यू जो कांस्टेंट हो रही है उसको मैंने कुछ इस तरीके से दिखाया कि यहाँ पे ऐसे मेंशन किया, और ये मैं क्या बोल रही हूँ कि ये कोई प्रेशर है PS सैचुरेटेड प्रेशर। इट मींस इसके बाद में आप कितना ही प्रेशर इंक्रीज करो, ये x/m दैट मींस अमाउंट ऑफ स्पीशीज एब्जॉर्ब की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ठीक है, वो कांस्टेंट हो चुकी। कैसे समझ में आ रही है चीज, सुनना देखो। मैंने बोला ये जो लो प्रेशर कंडीशन थी आपकी, तो लो प्रेशर कंडीशन में डायरेक्टली चल रहा है कि आपका अगर ये यहाँ लिख रही हूँ एट लो प्रेशर कंडीशन, अगर आपके पास में लो प्रेशर कंडीशन है तो अभी अभी आपने पीछे देखा है कि x/m जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ठीक है, क्योंकि उसकी पावर 1 ही रहती है। तो x/m बढ़ रहा है, प्रेशर के साथ में बढ़ रहा है, ठीक है। कोई बिटवीन सी रेंज है, कोई मीडियम सा प्रेशर है, तब क्या है, तो मैंने बोला ये कोई आपकी मिड रेंज हो गई, ठीक है, ये कोई आपकी मिड रेंज हो गई इस रेंज में, और ये आपकी रेंज हो गई लो प्रेशर रेंज, ठीक है, ये आपकी लो प्रेशर रेंज हो गई। प्रेशर लिखा है मैंने इन शॉर्ट P, ठीक है। अब समझना अगर आपके पास में कोई मिड रेंज है तब क्या है, तो जो x/m वेरी कर रहा है वो एक्चुअली P की पावर 1/n के साथ में वेरी करेगा। और अगर आपके पास में कोई हाई प्रेशर रेंज है ऐसी वाली, तो हाई प्रेशर रेंज में तो x/m है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर से। इट मीन्स अब यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो वो कांस्टेंट के बराबर जाता है। बोलिए भाई अब बढ़ नहीं रहा, अब जो अमाउंट एब्जॉर्ब हो रहा था वो प्रेशर के साथ में कांस्टेंट हो चुका है आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ प्रेशर, कि एक सर्टेन प्रेशर दैट मींस सैचुरेटेड प्रेशर के बाद में, सैचुरेटेड स्टेट के बाद में आप कितना ही प्रेशर बढ़ाओ और अमाउंट आपका एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, तो जनरल फॉर्मूले को आप लिख सकते हो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P raised to the power 1/n। अब ये चीजें कंडीशंस वेरी करती जाएंगी, एन की वैल्यू वेरी करेगी तो हम वेरी करवा सकते हैं, जो हमने इस तरीके से 3 इसको पार्ट्स में दिखाया कि लो प्रेशर मतलब एन की वैल्यू आपकी जब 1 हुई, या कोई मीडिएटर सी रेंज हुई, या फिर एन की वैल्यू बहुत ही हाई हो गई तो 1/n की वैल्यू लो होकर 0 हो गया, ठीक है। कर लेंगे इस तरीके से। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रेंडलिस्ट एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, और अगर क्वेश्चन आते हैं तो न्यूमेरिकल आता है, वो इसमें आप पुट करके फॉर्मूला पुट करके चीजें निकाल सकते हो, कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। दैट मीन्स लैंगमेयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। नेक्स्ट आपका आइसोथर्म आता है लैंगमेयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। इसमें क्या होता है जरा वो समझना। इसके लिए मैंने कुछ थ्योरी पॉइंट्स नोट कर रखे हैं, अब वो डायरेक्टली रीड कर सकते हो, समझ सकते हैं वहां से। सुनना देखो। The layer of gas adsorbed on the solid adsorbent is 1 molecule thick। Suppose कोई गैस आपके एड्जॉर्ब होने आ रही है on the solid adsorbent surface, तो एक बात आ रही है कि ये जो एड्सॉर्प्शन होगा ना, ये 1 लेयर थिक होगा, 1 मॉलिक्यूल थिक होगा। 1 मॉलिक्यूल थिक का मतलब क्या है कि आपके पास में मोनो लेयर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से एक बात लिख सकती हूँ कि यहाँ से इट मीन्स मोनो लेयर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्या लिख सकती हूँ कि मोनोलेयर फॉर्मेशन होगा। इस बात का मतलब क्या है कि जो लेयर होगी गैस एड्जॉर्ब जब होगी आपकी सॉलिड सरफेस पे, सॉलिड एड्जॉर्बेंट पे, तो इट विल बी 1 मॉलिक्यूल थिक। इट मींस यहाँ पे मोनोलेयर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट समझना, आगे लिखा है कि द एड्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज यूनिफॉर्म। दैट मींस इट इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर एड्जॉर्बेंट, कि पूरे एड्जॉर्बेंट पे जो आपका एड्जॉर्प्शन होगा वो एक्चुअली यूनिफॉर्म फॉर्मेट से होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से होगा। इसका मतलब आप एक चीज और नोट कर सकते हो कि जो डेल्टा एच आपकी एड्जॉर्प्शन रहेगी ना, वो सेम रहेगी। वो कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। एड्जॉर्प्शन की जो आपकी हीट रिलीज होगी, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, वो एक्चुअली यूनिफॉर्म रहने वाली है, वो सेम रहने वाली है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं यहाँ से कि द एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल हैव नो इंटरेक्शन बिटवीन देम। अगर आपके पास में कोई भी स्पीशीज आके, कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स आके सॉलिड सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रहे हैं, तो एक्चुअली वो इंटरेक्ट नहीं करने वाले, वो एकदम इंडिविजुअल डील करेंगे, वो एकदम इंडिविजुअल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। कोई भी इंटरेक्शन उनमें प्रेजेंट नहीं है, किसी भी टाइप का इंटरेक्शंस आपको देखने को वहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है। और समझना देखो इसके बाद में कि द एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल आर लोकलाइज्ड, एंड इफ इट इज फिजिकल एड्जॉर्प्शन, therefore at low temperature it will be localized, but at high temperature interactions will break, therefore movement will be there, so delocalize। इसका मीनिंग क्या है कि पहली बात करते हैं, अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो लो टेम्परेचर की बात करते हो तो वो लोकलाइज्ड है। लोकलाइज मतलब है कि सपोज कोई गैस मॉलिक्यूल है इस तरीके से, सपोज मेरा कोई सॉलिड है, इस सॉलिड पे आके गैस मॉलिक्यूल इस तरीके से एड्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने बोला अगर ये फिजिक्स ऑप्शन है, अगर यहाँ पे सिर्फ फिजिकल सरफेस मतलब सरफेस से ही कोई फिजिकल इंटरेक्शंस प्रेजेंट है, तो आप बात करते हो लो टेम्परेचर की, तो लो टेम्परेचर पे एज सच कोई भी आपको मूवमेंट नहीं दिखेगा, वो लोकलाइज्ड होंगे, ठीक है। जैसे ही आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो फिर वो डीलोकलाइज होना शुरू कर देंगे। इट मींस वो डिसॉर्प्शन शुरू कर देंगे, जैसे हम पीछे समझ के आए,
ठीक है, कि टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो फिर आपका डिसॉर्प्शन होने लग जाता है, राइट। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। इसके बाद में देखना आगे भी कुछ पॉइंट्स है। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि इफ इट इज केमिसॉर्प्शन, अगर ये केमिसॉर्प्शन हुआ तो अगर आपने टेम्परेचर लिया हाई या लो, एडजॉर्ब मॉलिक्यूल आर लोकलाइज, चाहे आप हाई टेम्परेचर लो चाहे आप लो टेम्परेचर लो, जो आपका अगर केमिसॉर्प्शन होगा तो वो मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे, लोकलाइज्ड रहेंगे, ठीक है, फिक्स्ड रहेंगे। आगे समझना। नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन एडजॉर्ब मॉलिक्यूल एंड गैस मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है कि सपोज कोई भी सॉलिड है मेरे पास में अगर यहाँ पे ऑलरेडी कोई गैस मॉलिक्यूल आके एड्जॉर्ब हो चुके हैं और कुछ गैस मॉलिक्यूल आके एड्जॉर्ब हो रहे हैं, राइट, कुछ गैस मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब होने वाले हैं, तो एक बात आती है कि इनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम चलता है। इट मीन्स कुछ एड्जॉर्ब होते रहते हैं, कुछ डिसॉल्व होते रहते हैं। इट मीन्स एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन, और यहाँ से लिख रही हूँ डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, इनमें क्या चलेगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम चलेगा। ये साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में रहता है, एड्जॉर्प्शन भी और डिसॉर्प्शन भी। ये कुछ पॉइंट्स थे लैंगमर के जो आपको समझने थे। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं आपके CSIR नेट में भी और IIT एग्जाम में भी ये चीज़ पूछी जाती है, गेट में भी आ रखा है, मतलब तीनों ही एग्जाम्स में यहाँ से डायरेक्टली स्टेटमेंट अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से पॉइंट लैंगमर के अकॉर्डिंग करेक्ट है, कौन से नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना, देखो इसके बाद में कैसे समझ सकते हैं हम। सपोज करो कोई भी आपके पास में गैस है, मैंने इसको लिखा कोई भी A गैस है, वो सपोज कुछ भी X आपकी कोई सॉलिड है, सपोज कोई भी गैस सॉलिड है और उस पर जाके एड्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, उस पर जाके ये एड्जॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहेगा। मैंने सपोज AX करके लिख दिया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो इनके बीच में बन रहा होगा, ठीक है, कि सॉलिड हो गया अपना, सॉलिड को मैंने लिख दिया X और ये कोई गैस हो गई A, और ये दोनों एड्जॉर्ब जब हो रहे हैं तो कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बन गया AX, उसको हमने ऐसे मेंशन करा। अब समझना, यहाँ से ये जो रेट कांस्टेंट होगा एड्जॉर्प्शन का, उसको मैं A लिखा सकती हूँ, और अगर ये उल्टा हो जाए इट मीन्स डिसॉर्प्शन हो जाएगा, उसको D लिख सकती हूँ। अब समझना, देखो इसके बाद में यहाँ से ना कुछ पॉइंट्स लिख सकती हूँ मैं कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, अगर मैं बात करूँ कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन की, कि एड्जॉर्प्शन की रेट को कैसे शो कर सकती हूँ, तो मैं बोलूँगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितनी तो वेकेंट साइट्स है, ठीक है। तो यहाँ लिख रही हूँ नंबर ऑफ वेकेंट साइट्स कितनी प्रेजेंट है, इनटू में मैं प्रेशर लिख सकती हूँ, प्रेशर ऑफ द गैस लिख सकती हूँ, प्रेशर ऑफ द गैस। अब समझना, देखो ये इसके प्रोपोर्शनल कैसे आई कि गैस का जितना भी प्रेशर है और उसके साथ साथ मैं बोल रही हूँ कितनी साइड्स आपके पास में वेकेंट प्रेजेंट है। अगर मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली लिखूं तो एक्चुअली ये डिसाइड करेगा कि एड्जॉर्प्शन की रेट कितनी होने वाली है या एड्जॉर्प्शन कितना जल्दी होगा। अब समझना, यहाँ से एक बात बोल सकती हूँ, तो देखना यहाँ से मैं थीटा को डिफाइन करूंगी। थीटा क्या है एक्चुअली, तो एक बार हम डिफाइन करते हैं। थीटा है आपके पास में फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स। यहाँ से मैं बोल सकती हूँ थीटा विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स, कितनी है, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स, ठीक है, अपॉन में मैं लिख सकती हूँ टोटल नंबर ऑफ साइट्स जितनी भी मेरे पास प्रेजेंट होंगी, ठीक है। आप समझना, देखो तो थीटा तो एक्चुअली वो फ्रैक्शन है जो ऑक्यूपाइड साइट्स का है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि वेकेंट कितनी है तो बोलोगे 1 माइनस थीटा, राइट। तो अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ नंबर ऑफ वेकेंट साइट्स, तो ऐसे डिफाइन करूंगी 1 माइनस थीटा, और प्रेशर के लिए मैंने इनटू P लिख दिया कि ये प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट, राइट। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन के, तो RA के, ठीक है। इस तरीके से मैंने डिफाइन किया एड्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। मैंने पहला प्रोसेस डिफाइन किया एड्जॉर्प्शन के लिए। अगर यहीं से ही मुझे डिफाइन करना हो डिसॉर्प्शन के लिए तो मैं वो भी चीज कर सकती हूँ। समझना, देखो इसके बाद में अगर मैं ऐसे डिफाइन करूँ रेट ऑफ डिसॉर्प्शन को, कि बताओ भाई डिसॉर्प्शन के लिए रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो आप बोलोगे रेट ऑफ डिसॉर्प्शन आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, तो यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइड्स के। भाई अगर डिसॉर्प्शन होना है तो मुझे बताओ डिसॉर्प्शन कब होगा, कब कौन सी स्पीशीज हटेंगी, रेट जो है डिसॉर्प्शन की वो कैसे देखोगे, तो बोलोगे जितने भी ऑक्यूपाइड है अगर वो हटने लग जाए, ऑक्यूपाइड साइड्स अगर हटने लग जाएंगी तो वही तो रेट है डिसॉर्प्शन की। तो बोले अगर आप रेट ऑफ डिसॉर्प्शन देख रहे हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कितनी ऑक्यूपाइड साइड्स है, क्योंकि वहीं से वही डिसॉर्ब होंगी, जो मॉलिक्यूल ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड है वही तो हटेंगे, तो वही तो रेट डिसाइड करेंगे। तो मैंने बोला रेट ऑफ डिसॉर्प्शन अगर आपको लिखनी है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा कि कितनी आपके पास में ऑक्यूपाइड साइड्स है वही होंगी डिसॉर्प्शन में प्रेजेंट, राइट। तो इसको कैसे लिखूं, तो मैंने लिखा यहाँ से कितनी तो साइड्स हैं n, और इसमें इनटू कर दूंगी फ्रैक्शन जितना ऑक्यूपाइड है, कि कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऑक्यूपाइड है, ठीक है, कितना फ्रैक्शन है ऑक्यूपाइड साइड्स का। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगी n, और क्या लिखूंगी फ्रैक्शन
n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पे लिख लीजिएगा कहीं कि n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कितनी साइड्स प्रेजेंट है, ठीक है, और इनटू विद फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिन्होंने इसको कवर कर रखा है, इट मींस फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड्स। तो मैंने यहाँ थीटा डिफाइन किया था, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड्स, तो मैंने लिखा n इंटू थीटा, इट मींस नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइड्स इंटू उस फ्रैक्शन के जिसने ऑक्यूपाइड कर रखा है, इनको अगर मैं इंटू करती हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आएगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन निकल के आएगा, इट मींस आर डी निकल के आएगा। सही है इतना? और यहाँ पे भी हमें इसको इंटू कर लेना चाहिए n से, इट मींस n क्या है, कितनी साइड्स है। तो यहाँ पे आप ये चीज देखो, n से मैंने इंटू किया इसको 1 माइनस थीटा को, तो n एक्चुअली आपको नंबर ऑफ साइड्स बता रहा है, ठीक है, उस साइड्स में भी कितनी वेकेंट है, तो उसके लिए मैंने 1 माइनस थीटा से उसको इंटू कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे बोला n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स बता रहा है, इंटू कितनी फिल्ड है, दैट मीन्स ऑक्यूपाइड है, तो मैंने थीटा से इंटू कर दिया। अब समझना, तो यहाँ से एक बात लिख सकती हूँ मैं कि अगर मैं ये डायरेक्ट का साइन हटाऊंगी तो कुछ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आएगा, इसको लिख सकती हूँ आर ए इक्वल्स टू के ए इंटू में n 1 माइनस थीटा इंटू पी, इसको 1 बोल सकती हूँ, राइट। सिमिलरली यहाँ से भी अगर मैं ये लिखूँ तो आर डी इक्वल्स टू आपके पास में के डी आ जाएगा, एन थीटा आ जाएगा, इसको मैंने 2 बोल दिया, ठीक है। ये चीज़ मैंने इस तरीके से लिख ली कि ये आपके एड्सॉर्प्शन के लिए, ये आपके डिसॉर्प्शन के लिए। अब समझना, ये दोनों रेट हो गई, ये दोनों फिनोमिना हो गया कि एड्सॉर्प्शन का या फिर डिसॉर्प्शन का। अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जितनी एड्सॉर्प्शन की रेट है उतनी डिसॉर्प्शन की रेट होने वाली है। यहाँ से इन दोनों को मैं रिलेट कर सकती हूँ, तो समझना देखो। इसके बाद में मैं एक बात बोल सकती हूँ कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो आपका इक्वल रहता है रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के, ठीक है। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, ये लिख सकती हूँ। तो देखना यहाँ से क्या लिखूंगी, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को हम पीछे क्या लिख के आए हैं, n 1 माइनस थीटा इंटू में प्रेशर, ठीक है, और साथ में आपका कांस्टेंट आ रहा था के ए, राइट। यहाँ से डिसॉर्प्शन में क्या लिख के आए हैं, तो के डी लिख के आए हैं, n इंटू विथ थीटा। बताइए, यही लिखा है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, n से n कैंसिल हो रहा है, राइट। और कुछ, और यहाँ पे एक चीज़ लिखी जा सकती है कि मैम के ए अपॉन में के डी लिख दो, ठीक है, और यहाँ से थीटा अपॉन में सारा कुछ ले जाओ, दैट मीन्स 1 माइनस थीटा इंटू पी, ऐसे लिख सकती हूँ। तो यहाँ से ये जो आपके पास में के ए अपॉन के डी आ रहा है, इन दोनों को, दैट मीन्स एक्टिवेशन का जो हमने ऐसे लिखा था कि आपके पास में के प्लस एक्स आपके के एक्स बना रहा था कि गैस जो आपकी एड्सॉर्ब हो रही है सॉलिड सरफेस पे, उसको मैंने ऐसे दिखाया था कि ये आपके एड्सॉर्प्शन का रेट कांस्टेंट, ये आपके डिसॉर्प्शन का रेट कांस्टेंट। इन दोनों के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डिफाइन कर सकती हूँ। तो मैं आप देखना, इन दोनों के लिए कॉमनली यहाँ से डिफाइन कर सकती हूँ के, और यहाँ से बोल दूंगी कि के विल बी इक्वल्स टू थीटा अपॉन में 1 माइनस थीटा, और ये आपका पी, चाहूँ तो पी को इधर ले जाऊँ, तो यहाँ से मैं देखना इसको क्या लिख दूंगी, के पी इक्वल्स टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। बताइए, कर सकती हूँ इस तरीके से डिफाइन, ये मैंने इस तरीके से डिफाइन किया। अभी समझना देखो, अभी हम एक फॉर्मूला मतलब इसके बाद में निकालने वाले हैं जो आपके बहुत बहुत जगह यूज आएगा, ठीक है। समझना इसके बाद, यहाँ से इसको नेक्स्ट में लिख रही हूँ, यहाँ से मैं लिख रही हूँ के पी इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन में 1 माइनस थीटा। यहाँ से आप क्या करो, 1 अपॉन के पी कर दो, यहाँ से 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा लिख सकते हो, राइट। इसके बाद में सुनना, यहाँ से लिखूंगी 1 अपॉन के पी 1 अपॉन थीटा माइनस 1, राइट। इसको इधर ले जाऊँ तो लिख दूंगी 1 अपॉन के पी प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन थीटा, राइट। एलसीएम वगैरह ले लो, इसे लिख दोगे 1 प्लस के पी अपॉन के पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन थीटा, और थीटा के लिए अगर पूछूं तो उल्टा कर दोगे के पी अपॉन में 1 प्लस के पी। बताइए, लिख सकती हूँ ना। ये जो फॉर्मूला निकल के आया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से न्यूमेरिकल्स में बहुत सी जगह आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी भाई, ठीक है। आप समझना, लैंगमर आइसोथर्म अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक तो ग्राफ आते हैं भाई, ठीक है, एक आपके पास में यहाँ से ये क्वेश्चनिंग आती है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। यहाँ से चीज़ें जो पूछी जाती है वे मैं क्वेश्चन में भी आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है। समझना देखो, इसके बाद में इस फॉर्मूले को आगे लेके चलते हैं और नेक्स्ट में बात करते हैं, जैसे हमने अभी पीछे फ्रेंडली आइसोथर्म में करी थी ना, बिल्कुल इस तरीके से कि थीटा को अगर आप लिखते हो के पी अपॉन में 1 प्लस के पी, आपने ऐसे डिफाइन किया। इसमें भी कंडीशन लगती है, ठीक है, इसमें भी कंडीशंस लगती हैं, उनको समझना। देखो, यहाँ पे मैंने 2 कंडीशंस बनाई, इवन 3 कंडीशन जैसे पीछे बनाई थी बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट में, कि एट लो प्रेशर, यहाँ पे लिख सकती हूँ एट हाई प्रेशर, इस तरीके से, ठीक है। आप समझना देखो, इसके बाद में मैंने बोला जब भी आप लो प्रेशर कंडीशन की बात करोगे इट मीन्स आप 1 से लेसर मानोगे किसको, केपी को। ये केपी जो प्रेशर है वो कम है, तो 1 के कंपैरिजन में इसको इग्नोर कर सकते हैं। इट मीन्स जो थीटा आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ओनली केपी के इक्वल आएगा। बताइए, ये बात लिख सकती हूँ ना।
आगे समझना देखो, अगर मैं हाई प्रेशर कंडीशन में मान रही हूँ तो मेरे को 1 से भी ज्यादा माननी पड़ेगी क्वांटिटी। इट मींस प्रेशर ज्यादा तो ये क्वांटिटी ज्यादा, इस फॉर्मूले में 1 से ज्यादा हो जाएगी क्वांटिटी, 1 को इग्नोर कर सकते हैं। इट मींस थीटा इक्वल्स टू तो फिर केपी अपॉन में केपी हो गया, इट मींस ये तो 1 हो गया। तो जब आप हाई प्रेशर कंडीशन लेते हैं तो थीटा को क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। बताइए भाई क्लियर है क्या। और अगर कोई मीडिएटर सी रेंज ऑफ प्रेशर होगा तो क्या करेंगे, तो थीटा को नॉर्मल आप फॉर्मूले से लिखेंगे, दैट मींस केपी अपॉन 1 प्लस केपी। बोलिए भाई क्लियर है ये चीज। ये बिल्कुल उसी तरीके से उसी फॉर्मेट से है जैसे आपने फ्रेंडलेट एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म समझा था, बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे चीजें हैं कि लो प्रेशर कंडीशन मानोगे तो केपी के बराबर आएगा। इट मींस जितना भी आपके पास में थीटा होगा फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड वो डायरेक्टली प्रेशर के प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है, दूसरी चीज किसी बिटवीन मिड रेंज में प्रेशर की बात करोगे तो फॉर्मूले से चलोगे, हाई प्रेशर की बात करोगे तो आप उसको 1 ही बोल दोगे। ठीक है, अगर इसको भी मुझे ग्राफ से शो करना हो तो आई कैन शो इट लाइक दिस ओनली। समझना देखो, इसको अगर मुझे समझाना हो तो मैं इसको इस तरीके से ले सकती हूँ कि सपोज ये मैंने ऐसे लिया, सपोज मैंने लिया यहाँ पे कि कुछ 0.1 रेंज से मैंने स्टार्ट करा कि सपोज कुछ 0.1, यहाँ से लिया 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन रफली समझा रही हूँ। सपोज ये 1 तक गया ऐसे करते करते, और यहाँ पे आपने ले रखा है थीटा, दैट मीन्स ये कवरेज कितना है, एब्जॉर्प्शन कितना है, और यहाँ पे मैंने लिया इसको कि प्रेशर के साथ में हम वेरिएशन देख रहे हैं। तो ये चीज़ कैसे जाएगी, ये चीज़ कुछ इस तरीके से जाएगी ऐसे करके। ठीक है, ये कुछ ऐसे जाएगी। इट मीन्स जब आप लो प्रेशर कंडीशन की बात करोगे तो जो थीटा है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के जाएगा। इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू केपी आएगा। अगर आप कोई मिड रेंज की बात करते हैं तो आपके पास में जो थीटा है वो फॉर्मूले से चलेगा, केपी अपॉन 1 प्लस केपी। ठीक है, और आप हाई प्रेशर रेंज की बात करते हैं तो थीटा फिर इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर से, इट मीन्स 1 हो जाता है। बोलिए भाई कर लेंगे क्या, इस तरीके से हो जाएगा कि मैक्सिमम आपके पास में एब्जॉर्प्शन हो चुका, उसके बाद में आप प्रेशर बढ़ाओ तो वो चीज़ इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम देखना इसके बाद। चलिए इसके पहले एक चीज़ बचती है कि इसका वॉल्यूम से रिलेशन भी आता है, इसका रिलेशन विद वॉल्यूम भी आता है। तो समझना देखो उसको हम कैसे लिखते हैं। जो आपने थीटा अभी पीछे लिखा है केपी अपॉन 1 प्लस केपी, इसमें जो थीटा है ना एक्चुअली वो क्या है, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड्स, राइट। तो उस फ्रैक्शन को वॉल्यूम के टर्म्स में भी हम शो कर सकते हैं। देखना कैसे करेंगे, यहाँ पे थीटा को आप डिफाइन करते हो वी अपॉन में वी एम क्या है वो दोनों डिफाइन कर रही हूँ मैं। समझना देखो, वी एक्चुअली है वॉल्यूम ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड, यहाँ लिखिएगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड एट अ गिवन प्रेशर, कि किसी प्रेशर पे जितनी वॉल्यूम आपकी गैस की एब्जॉर्ब हुई होगी एक्चुअली वो वॉल्यूम है आपकी वी एम क्या है, वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर। वी एम क्या है, वॉल्यूम है मोनोलेयर की, जो आपकी पहली मोनोलेयर बनी होगी एक्चुअली उसकी वॉल्यूम रहती है कि सरफेस पे जो मोनोलेयर बनी है उसकी कितनी वॉल्यूम है, तो मैंने वीएम से डिनोट किया। ठीक है, तो थीटा को हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, दैट मीन्स वी अपॉन में वी मोलर। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे बढ़ रही हूँ अब मैं। समझना देखो इसके बाद में ना देखो समझना, इसके बाद में ना आप लिखिए एक बार कि जो थीटा होता है एक्चुअली केपी अपॉन 1 प्लस केपी, ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए डिफाइन है, राइट। ये किसके लिए हम डिफाइन करते हैं, ये किसके लिए वैलिड है। तो नोट करना कि ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज वैलिड फॉर मोनो एटॉमिक गैस, या तो आपकी गैस कैसी होनी चाहिए, मोनो एटॉमिक होनी चाहिए, और यहाँ से लिखिए कि गैस अगर आपकी पॉली एटॉमिक हुई तो उसमें कंडीशन है कि पॉली एटॉमिक गैस फिर वो डिसोसिएट नहीं होनी चाहिए, तो मैंने लिखा विदाउट डिसोसिएशन। अगर आपकी कोई भी गैस एब्जॉर्ब हो रही है, सपोज करो किसी सरफेस पे, देखना कैसे, सपोज कोई भी मैंने A2 गैस ली और वो किसी भी सरफेस पे ऐसे करके मैंने बोला कि ये कोई सरफेस है, सपोज इस पे ये एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो जब एब्जॉर्ब होगी ना तो ये विदाउट डिसोसिएशन होनी चाहिए। इट मीन्स सपोज ऐसे करके अगर ये एब्जॉर्ब होगी तो ये A2 ऐसे रहना चाहिए। इट मीन्स विदाउट डिसोसिएशन ये चीज जानी चाहिए जब तक ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। ये कब वैलिड नहीं है आप समझना देखो नेक्स्ट में, ये चीज कब वैलिड नहीं है कि सपोज करो आपने कोई A2 गैस ली, ठीक है, आपने कुछ लिया, कोई सरफेस लिया ऐसे करके, और आप चाह रही हो कि ये गैस आके इस पे एब्जॉर्ब हो जाए, तो गैस ना अगर ऐसे डिसोसिएट कर गई कि मैंने बोल दिया A और A ऐसे ले लिया कि ये डिसोसिएशन हो गया। अगर ये डिसोसिएशन हो गया ना आपके इस गैस मॉलिक्यूल का इस सरफेस पे, तब ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। ठीक है, ये डिसोसिएशन के लिए वैलिड नहीं है, तो फिर क्या वैलिड है, तो इसके लिए अलग से फॉर्मूला आप लिख, समझना देखो, तो इसके लिए फॉर्मूला आप लिखते हो थीटा इक्वल्स टू के, एक मिनट, KP रेज टू द पावर 1 अपॉन n अपॉन में 1 प्लस KP जो लिखते हो ना रेज टू द पावर 1 अपॉन n,
तो ये 1/n करके थोड़ी सी जो चीज़ आती है एक्स्ट्रा, ये आपका फॉर्मूला वैलिड होता है कब, जो आपकी गैस डिसोसिएट कर जाए, मतलब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपके पास में ये फॉर्मूला रहता है। मेंशन होता है आपके पास में क्वेश्चन में कि गैस जो है वो डिसोसिएट हुई है, डिसोसिएशन नहीं हुआ है, तो ये आप समझ के चलना, मतलब क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके चलना। डिसोसिएशन हुआ है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, डिसोसिएशन नहीं है तो आप नॉर्मल फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ पे n क्या है, तो n को आप लिख सकते हो कि n आपके पास में एटॉमिसिटी होता है। n क्या है, एटॉमिसिटी है, एटॉमिसिटी ऑफ द गैस प्रेजेंट। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में बात करते हैं नेक्स्ट आइसोथर्म की, दैट मींस आपका बीएटी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या होता है ये, इसमें क्या चीजें रहती हैं? एक्चुअली जो लैंगमेयर है वो इसी का एक स्पेशल केस है, तो इसमें जो कंडीशन है वो एक्चुअली सिमिलर है जो लैंगमेयर में आपने कंडीशंस पढ़ी थी। समझना, देखो कैसे। एडजॉर्प्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर रादर देन मोनोलेयर, कि यहाँ पे भी मल्टी लेयर फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। इसके बारे में पॉइंट है कि लैंगमेयर्स आइडिया ऑफ फिक्स्ड और लोकलाइज्ड साइट्स वाज रिटेन, कि जो बातें लैंगमेयर ने करी थी एक्चुअली वही आइडियाज यहाँ पे रिटेन हुए हैं, वही आइडियाज यहाँ पे फिक्स हुए हैं। ठीक है, उन्हीं पे बातें की गई हैं। नेक्स्ट आता था इंटरेक्शंस बिटवीन एडजॉर्ब मॉलिक्यूल इन द एडजॉर्ब्ड लेयर आर नेग्लेक्टेड, जो पॉइंट्स वहां पे थे कि जब भी आपके मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो जाते हैं तो उनमें फर्दर मोर कोई इंटरेक्शंस देखने को नहीं मिलता, आपस में वो कोई इंटरेक्ट नहीं करते। उसी तरीके से चीज लिखी है कि द इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉर्ब मॉलिक्यूल इन द एडजॉर्ब्ड लेयर आर नेग्लेक्टेड, इट मींस उनमें इन प्रेजेंट जब एडजॉर्ब हो गए तो कोई किसी भी टाइप का इंटरेक्शन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लैंगमेयर इज अ स्पेशल कंडीशन, स्पेशल केस ऑफ आपका बीईटी आइसोथर्म। इट मींस बीईटी की जो इक्वेशन भी है ना, अगर इसमें मैं कोई कंडीशंस लगा दूं, उनको मैं डिस्कस नहीं करूंगी, थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट में आ जाएगा वरना। तो अगर आपके पास में बीईटी इक्वेशन का मैं छोटा सा वहां पे अगर कंडीशंस लगा दूं तो फिर वो लैंगमेयर ही बन जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये सिमिलर ही है थोड़े, आप समझना इसके बाद में। यहाँ से इसकी बीईटी की इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है क्योंकि सीएसआई नेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई। तो P अपॉन में V, P नॉट माइनस P लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू 1 अपॉन VMC। ठीक है, प्लस विद 1 अपॉन, यहाँ पे लिखिए C, एक सेकेंड, C माइनस 1 P अपॉन P नॉट। ठीक है, ये आपकी बीईटी इक्वेशन होती है। बीईटी इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, कैसे भी आपसे पूछ सकते हैं। अब सुनना, यहाँ पे आपके पास में V क्या है, तो V आपके पास में वॉल्यूम है, यहाँ पे लिखिए वॉल्यूम ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T, राइट। Vm क्या है, तो लिखिएगा Vm को आप मोनोलेयर की वॉल्यूम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर। ठीक है, जो मोनोलेयर बनेगी उसकी वॉल्यूम है। P क्या है, तो आप लिख सकते हैं P को प्रेशर, ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ। ये आपके पास में एक्चुअली सैचुरेटेड प्रेशर ऑफ एडजॉर्बेट का सैचुरेटेड प्रेशर अमाउंट है। ठीक है, इस तरीके से आपको बीईटी इक्वेशन डेफिनेटली याद रखनी है, इसको आप याद करना भाई। ठीक है, डेफिनेटली आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखना। अब इसके बाद में अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ बिटवीन दीज, अगर ये पूरी इक्वेशन से मैं ग्राफ बनाती हूँ बिटवीन P अपॉन P नॉट माइनस P और P अपॉन P नॉट में, समझना देखो कैसे बनाऊंगी। इसके बाद यहाँ से एक बात लिख सकती हूँ कि अगर मेरे को ग्राफ चाहिए P अपॉन में आपके पास में है P अपॉन वॉल्यूम P नॉट माइनस P इक्वल्स टू 1 अपॉन VMC प्लस विद C अपॉन VM C माइनस 1 P अपॉन में P नॉट। ठीक है, यही इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, आप समझना देखो इसके बाद में, अगर आपने ये इक्वेशन लिखी इस तरीके से आपने डिफाइन किया और मैंने बोला आपको ग्राफ चाहिए, यहाँ से लिखिएगा अगर आपको ग्राफ चाहिए तो ग्राफ देखना मैं बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने इस तरीके से ग्राफ लिया, तो अगर यहाँ पे मैं इस तरीके से P अपॉन में V P नॉट माइनस P ले लूँ, राइट, और यहाँ पे मैं P बाय P नॉट ले लूँ, तो यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकती हूँ। देखना ये ग्राफ कैसा आएगा, तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ ग्राफ कुछ इस तरीके से मुझे देखने को मिलेगा, राइट, इस तरीके से बना सकती हूँ। और आराम से हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि इक्वेशन से समझ में आ रहा है कि ये तो आपका y होने वाला है, ये आपका c होने वाला है, ये आपका m और x होने वाला है। इस पूरे पोर्शन को मैंने x ले लिया, तो ये आपके पास में क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है। तो अगर यहाँ से स्लोप लिखती हूँ स्लोप की वैल्यू लिखती हूँ, तो स्लोप की वैल्यू आप देख के बता सकते हो, इट मीन्स वो C अपॉन V मोलर V मोनो
C-1 इस तरीके से आएगा। और अगर मुझे इंटरसेप्ट की वैल्यू लिखनी है, अगर मुझे इंटरसेप्ट की वैल्यू लिखनी है तो मैं आराम से एक बात लिख सकती हूँ कि इंटरसेप्ट की वैल्यू देख के पता चल रही है कि 1 में V मोनो और ये C इस तरीके से आएगा। अब बात पता है क्या आती है, न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ से। अगर बीईटी इक्वेशन पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, रिसेंट ईयर में एक क्वेश्चन पूछा था, जब आपसे ना V मोनो पूछा था, ठीक है, क्या पूछा था, V मोनो, मोनोलेयर की जो वॉल्यूम है इसकी वैल्यू आपसे पूछी थी, तो आपको पता होनी चाहिए कि न्यूमेरिकली वो वैल्यू तब आती है जब 1 आप स्लोप को और इंटरसेप्ट को ऐड कर दो, ठीक है। इंटरसेप्ट और स्लोप को जब आप ऐड कर दोगे ना, करके देख लेना आप चाहे से, कि 1 में आप स्लोप और इंटरसेप्ट को ऐड कर दोगे तो आपके पास में वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर आ जाएगी, दैट मीन्स V मोनो आ जाएगा। यहाँ पुट करिए 1 में स्लोप की वैल्यू पुट करो कि C, फिर ऊपर आ जाएगी ये चीज कि सॉरी V मोनो C-1 प्लस विद इंटरसेप्ट करोगे तो ये चीज आ जाएगी, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली बचेगा V मोनो ही, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है, इस इक्वेशन से ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। चलिए सुनना, आप देखो यहाँ पे एक चीज आप करेक्ट कर लो, यहाँ पे इसे आप सही इसे लिखो, C-1 ऊपर आएगा नीचे C आएगा, इसे करेक्ट कर लो। यहाँ पे लिखिए, इसे C-1 लिखिए, इसे C लिखिए, ठीक है। यहाँ पे भी करेक्ट कर लो इसे, इसे यहाँ पे भी करेक्ट करना। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए C-1 अपॉन में लिखना, अपॉन में लिखना V मोनो और यहाँ पे C, ठीक है, ये चीज रहेगी। तो ग्राफ में भी जब हम ये चीज देखेंगे, इस तरीके से ग्राफ बन रहा है, जब आप स्लोप लिखोगे तो स्लोप में भी करेक्ट कर लो यहाँ पे। इट मीन C-1 ऊपर आएगा, C-1 अपॉन में V मोनो और ये C, ठीक है, इस तरीके से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप समझना देखो नेक्स्ट में, समझना देखो इसके बाद में कुछ ग्राफ्स आते हैं इसके बाद में जो इन सारी चीजों को कंसाइज करते हैं। इट मींस मैं बात कर सकती हूँ मोनोलेयर और मल्टीलेयर फॉर्मेशन में, तो कुछ ग्राफ मुझे डिस्कस करने होंगे आपसे जो पूछे भी जाते हैं, डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। समझना देखो कैसे रहता है। ग्राफ्स मैंने बात करी, अगर मैं पहला ग्राफ बना रही हूँ कुछ इस तरीके से बनाती हूँ मैं, देखना आप, समझना देखो, यहाँ मैं आपसे बात कर रही हूँ x/m की, यहाँ मैं बात कर रही हूँ आपसे प्रेशर की, ठीक है, सब में सेम है कि x/m दैट मीन्स अमाउंट ऑफ आपका एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, ठीक है। और यहाँ मैं बात कर रही हूँ प्रेशर की, यहाँ मैं बात कर रही हूँ फिर से वही x/m, यहाँ पे प्रेशर ले सकते हो आप x/m, और यहाँ मैंने प्रेशर लिया। आप समझना देखो, अगर मैंने सिंपल ऐसे ग्राफ बनाया कुछ इस तरीके से, तो ये किसको रिफ्लेक्ट करता है, ये आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है मोनोलेयर फॉर्मेशन को। किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे लिखिएगा, ये आपको बता रहा है मोनोलेयर फॉर्मेशन। क्या बता रहा है, मोनोलेयर फॉर्मेशन बता रहा है। सेकंड में बात करी मैंने कि सपोज करो ये कुछ इस तरीके से गया, ये कुछ इस तरीके से गया, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एक पॉइंट पे आके ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मैंने बोला ये कोई जहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन पॉइंट है एक्चुअली, इस तक तो पहले मोनोलेयर कंप्लीट फॉर्म हुई, तो मैंने लिखा मोनोलेयर फॉर्मेशन, ठीक है, मोनोलेयर फॉर्मेशन। और उसके बाद में मल्टीलेयर फॉर्मेशन हुआ, मतलब एक लेयर बनने के बाद में मल्टीलेयर बनी, तो लिखा मोनोलेयर फॉर्मेशन। यहाँ लिखिए मल्टीलेयर फॉर्मेशन आफ्टर, यहाँ लिखिए मल्टीलेयर फॉर्मेशन ऐसे लिखिएगा आफ्टर मोनोलेयर, ठीक है, यहाँ लिखिएगा आफ्टर मोनोलेयर, ठीक है, लिखिए मल्टीलेयर फॉर्मेशन आफ्टर किसके बाद में, मोनोलेयर के, तो लिखिए आफ्टर मोनोलेयर फॉर्मेशन, एक लेयर बनने के बाद में फिर मल्टीलेयर बनी है, तो वो इस तरीके से कुछ आपको डिफाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट समझना देखो, अगर मैंने इसको इस तरीके से बनाया, कुछ सपोज ऐसे करके ऐसे बनाया, ये क्या डिफाइन करता है, तो इसको लिखना, ये आपको बताता है मल्टीलेयर फॉर्मेशन, मल्टीलेयर आफ्टर मल्टीलेयर, मतलब मल्टीलेयर बैक टू मल्टीलेयर, तो आप कह सकते हो ये इसी का ही डबल मतलब डुप्लीकेट फॉर्मेट है कि मल्टीलेयर आफ्टर मल्टीलेयर फॉर्मेशन हो रहा है, कि मल्टीलेयर के बाद में मल्टीलेयर फिर से बनती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि डायरेक्टली आपके पास में कुछ इस तरीके से अगर ग्राफ आ रहा है ऐसे करके, तो आपको ये क्या बताता है, तो यहाँ लिखिएगा, ये आपको बताता है मल्टीलेयर डायरेक्टली फॉर्म हो गई, मल्टीलेयर फॉर्मेशन बिफोर मोनोलेयर, तो लिखिएगा बिफोर मोनोलेयर, कि मोनोलेयर बनने से
पहले ही मल्टीलेयर बन गई अगर, तो वो आप इस तरीके से शो करते हैं। ये आपके पास में 4 ग्राफ रहते हैं यहाँ से जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला ग्राफ आता है इस तरीके से कि एक मोनोलेयर बनी है। ये आपको बताता है कि मल्टीलेयर बनी है लेकिन बाद में बनी है, पहले मोनोलेयर बनी है। ये मल्टीलेयर विद मल्टीलेयर फॉर्मेशन है। और ये क्या है, तो ये डायरेक्टली आपका मल्टीलेयर बताता है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर, कि मोनोलेयर बनी ही नहीं है, डायरेक्टली ही मल्टीलेयर फॉर्म हो रही है। तो वो इस तरीके से शो होता है। ठीक है, यहाँ से 4 ग्राफ थे जो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। डायरेक्टली पूछा गया है 18 में, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीएसआई नेट 18 में शायद एक क्वेश्चन आया था यहाँ से ग्राफ पे डायरेक्टली जो चीज आपसे पूछी थी कि बताइए कौन सा ग्राफ करेक्ट है। ठीक है, कोई कंडीशन लगी हुई थी वहां पे और आपको ग्राफ दिया हुआ था, तो आपको डेफिनेटली ये चीजें आनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, नेक्स्ट में समझना देखो, इसके बाद समझना देखो, नेक्स्ट में आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले एक कंसेप्ट की, जो एक मिसलिनियस सा कंसेप्ट आता है, कि कंसेप्ट रहता है आपका सीएमसी का। दैट मीन्स यहाँ पे लिखिएगा, कंसेप्ट रहता है आपका क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन। क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन क्या होता है ये समझना देखो। सीएमसी किसको कहते हैं, क्या यहाँ से चीजें इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। ठीक है, सुनना आप देखो, सीएमसी का कंसेप्ट कुछ इस तरीके से बनता है कि सपोज करो आपके पास में कोई सोप या डिटर्जेंट या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कोई पोलर पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, सपोज यहाँ से मैंने ये जो हम बचपन में भी पढ़ते थे, मतलब जूनियर क्लासेस में भी ये चीजें आती थी, माइसेल्स और ये वाला पोर्शन, तो मैंने सपोज किया कि कोई भी मेरे पास में सोप या डिटर्जेंट कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, जिसके पास में क्या है कि कोई भी आपके पास में पोलर पार्ट है जिसका प्रेजेंट हो। मैंने सपोज ऐसे कुछ ले लिया कि C17H35 COONA करके, राइट। अब इसमें अच्छे से हमको एक चीज दिखती है कि यहाँ पे एक नेगेटिव पोर्शन है और ये कि पॉजिटिव पोर्शन प्रेजेंट है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट है। अगर मैंने इस सोप को या कोई भी सर्फेक्टेंट का डिटर्जेंट अगर कुछ भी ऐसा लेके मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो समझना देखो क्या होगा। इसके भी ना 2 पोर्शन होते हैं, हमें पता है। एक होता है आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है, और एक आपका होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, दैट मीन्स वाटर लविंग पार्ट। तो मैं कह सकती हूँ हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक पार्ट, 2 पोर्शंस आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर मैंने फोबिक पोर्शन लिया तो मैंने बोला जो फोबिक पोर्शन है वो तो कोशिश करेगा कि जैसे सपोज ये वाटर है, ठीक है, तो मैंने बोला अगर इस सोप को मैंने इसमें डिसॉल्व कर दिया तो जो 2 पोर्शन है वो कुछ इस तरीके से रहेंगे कि सपोज एक पोर्शन तो ऐसे रहना चाहेगा जो वाटर में इन्वॉल्व रहेगा और फोबिक वाला थोड़ा आउटवर्ड रहना चाहेगा, है ना। जैसे ये चीज होती है ना कि जो फिलिक पोर्शन होता है वो तो वाटर लविंग होता है, तो वो इनवर्ड रहेगा और आउटवर्ड साइड मैंने फोबिक पोर्शन दिखा दिया। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको ऐसे शो कर सकती हूँ कि सपोज यहाँ पे भी आपके पास में कोई ये प्रेजेंट है और उसके पास भी जो फिलिक पार्ट है वो कुछ इस तरीके से आउटवर्ड हो गया ऐसे। ठीक है, तो अगर ये इनको सरफेस मिलेगा तो सरफेस पे तो ये बेटर तरीके से अरेंज हो सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स लगा दिए कि ये तो फिलिक वाला पार्ट है और फोबिक वाला जो पोर्शन है वो आउटवर्ड, अपनी टेल जो है वो आउटवर्ड मैंने कर दिया कि वो कोशिश करेगा सरफेस पे रहने की, ताकि फिलिक अंदर रहे, इनवर्ड रहे, फोबिक को अच्छे से स्पेस मिल जाए कि वो आउटवर्ड अपने आप को स्पेस कर सकता है, राइट, अपने आप को प्लेस कर सकता है आउटवर्ड। फोबिक वाला पोर्शन बाहर, फिलिक वाला पोर्शन इनवर्ड रहेगा। तो सरफेस पे अगर ये कंसंट्रेशन सेट हो जाती है तो और भी बढ़िया, क्योंकि इनको अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में समझना क्या होता है, अगर मैंने बोला सरफेस पे कंसंट्रेशन जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी, कि सरफेस पे अच्छी खासी कंसंट्रेशन आ गई इस सोप मॉलिक्यूल की, ठीक है, और जो बल्क है उसमें भी जो प्रेजेंट है, अब वो अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे इसके बाद सुनना। तो अपने आप को किस तरीके से अरेंज करेंगे, तो मैंने कहा जब भी आपके पास में सरफेस पे कंसंट्रेशन फुल हो जाएगी ना, तो जो इनवर्ड है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अंदर कुछ ऐसा सीन हो रखा होगा कि सपोज करो ये मैंने ऐसे ले लिया, ये मैंने इस तरीके से ले लिए कि ये सारे आपके फिलिक वाले पोर्शंस हैं। ठीक है, और जो फोबिक वाला पोर्शन है वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा। कैसे करेगा, जो फोबिक वाला पोर्शन है वो कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेंगे कि फिलिक वाले पार्ट, जो वाटर लिविंग वाले पार्ट है वो तो बाहर हो जाए और इनवर्ड सारे फोबिक वाले पार्ट आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या चाहते हैं, वो भागना चाहते हैं इस वाटर से। दैट मीन्स जो उनका ये वो फोबिया है, जो कह सकते हैं जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, जो वाटर रिपेलेंट पोर्शन है, वो अपने आप को कैसे अरेंज कर लेगा, कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेगा। ये जो मैंने ऐसे बनाया है ये मैंने फोबिक पोर्शन बनाया है, जो मैंने फिलिक लिया है, वाटर लिविंग लिया है, वो ऐसे लिया है। तो सारे फिलिक पोर्शन जो वाटर लिविंग है वो इनको डिफेंड कर लेंगे आउटवर्ड, और ये फोबिक वाले अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे। और इसी सिनेरियो को ना, इसी सीन को, इसी को ही हम पर्टिकुलर को कहते हैं माइसेल। ठीक है, इसी को कहते हैं माइसेल। ये जो फॉर्म बनता है, ये जो इस तरीके का आपको मिलती है शेप, एक्चुअली यही माइसेल होती है। अब ये कब बनती है, जब आपके पास में सरफेस पे जो आप कंसंट्रेशन देख रहे हो वो कंप्लीटली फुल हो जाएगी, तो वो अंदर अपने आप को इनवर्ड इस तरीके से क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो अब एक बात आती है
कि CMC क्या है, क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन क्या है, ये वो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लिख रही हूँ द कंसंट्रेशन, द मिनिमम कंसंट्रेशन, ऐसे लिखिए द मिनिमम कंसंट्रेशन at which micelles form, ठीक है। तो ये आपकी वो कंसंट्रेशन है मिनिमम जिस पे माइसेल आपको बनता दिखता है, तो उसको आप बोलते हैं CMC, ठीक है। आगे समझना, देखो जैसे CMC बनेगा ना, CMC बनने के बाद में ना ये एग्रीगेट करना शुरू कर जाएंगे, है ना, ये क्या करना, ये बंधना शुरू कर जाएंगे क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन के बाद में। तो माइसेल बन रहा है, ठीक है, मैंने बोला ये वो मिनिमम कंसंट्रेशन है जिसके बाद में आपको ये क्या दिखती है भाई, ये फॉर्म होते दिखते हैं, एग्रीगेट होते दिखते हैं। तो जब आप सपोज करना कि मेरे पास में 50 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, सपोज करो मेरे पास में 50 पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। आप सुनना, देखो इसके बाद मैंने बोला अब 50 पार्टिकल्स पहले प्रेजेंट थे, जैसे CMC रीच हुई मतलब क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन के बाद में अभी माइसेल्स बनाना शुरू कर देंगे, तो जो फ्री पार्टिकल्स थे अब वो तो कम रहेंगे ना, क्योंकि बाउंड होना शुरू हो गए। सपोज करो मैंने इसको इस तरीके से डिफाइन किया कि 5 आपके पास में माइसेल्स बन रहे हैं, ठीक है, और पर माइसेल्स ना आपके पास में सपोज करो कि 10 पार्टिकल लगने वाले हैं, ठीक है, इनटू कर रही हूँ कि 10 पार्टिकल्स, 10 पार्टिकल, 10 ये सोप मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स भी नहीं, बेटर टू राइट मॉलिक्यूल्स। मैंने बोला 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस सोप मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं पर माइसेल, ठीक है, पर माइसेल, मैंने ये चीज लिखी। तो एक बात आ गई यहाँ से कि 5 माइसेल्स इंटू 10 मॉलिक्यूल्स आपके पर माइसेल्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अब मैं अगर आपसे फ्री पार्टिकल्स पूछती हूँ तो वो तो रिड्यूस हो गए क्योंकि सब एग्रीगेट होते जा रहे हैं। तो जैसे ही आप CMC में रीच करते चले जाएंगे ना, तो जो आपके पास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की रेट थी बढ़ने की, या ऐसे कह लूँ कि जो फ्री पार्टिकल्स थे उनकी रेट थी वो डिक्रीज होती चली जाएगी। इसकी वजह से जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, बोले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो यहाँ लिख रही हूँ जितनी भी आपके पास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा जो डिपेंड करता है ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, एक्चुअली वो क्या करती है, डिक्रीज होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। जैसे आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ये जो भी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते थे, ये सब आपको डिक्रीज होते दिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐसे डिक्रीज होते हैं आफ्टर CMC, ठीक है। अब समझना, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन जो CSIR नेट में आया हुआ है वो एक्चुअली मोलर कंडक्टिविटी पे आया था, मोलर कंडक्टिविटी पे आया था आई गेस। वहां पे आपसे ये चीज पूछी थी कि मोलर कंडक्टिविटी पे क्या आपको रिजल्ट दिखेगा आफ्टर CMC। तो CMC में इसको ऐसे कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा, ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग इट ओनली, कि कुछ इस तरीके से आप ग्राफ देखेंगे कि पहले अगर ये कुछ इस तरीके से जा रही थी तो आफ्टर CMC अगर मैंने बोल दिया क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन के बाद में, तो ये और डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। भाई मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो जब वो पार्टिकल ही डिक्रीज हो रहे हैं, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ही एग्रीगेट हो रहे हैं, तो आप बोलोगे मोलर कंडक्टिविटी का, तो सोल्यूशन की वो भी डिक्रीज होगी। तो अगर मुझे लैम्डा m कहीं कंपेयर करना है कि मोलर कंडक्टिविटी आफ्टर CMC, तो क्या बोलूंगी, डिक्रीज, क्योंकि जो चार्जेस होते हैं एक्चुअली कोई भी आपका सब्सटेंस है, ठीक है, वो मोलर कंडक्टिविटी शो कर रहा है, इट मींस चार्जेस आपके भाग रहे हैं सोल्यूशन में, मूव। तो अगर वही एग्रीगेट होंगे तो मोलर कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। तो इस तरीके का वो डिक्रीज शो होता है कि नॉर्मल पाथवे इसका ये था, लेकिन CMC के बाद में डिक्रीज देखने को मिलता है। ये सिर्फ इसी में नहीं होगा, ऐसी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं वो डिक्रीज ही आपको देखने को मिलेंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से आप बोलोगे जो आपके पास में क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन होती है उसके बाद में एग्रीगेट होना मॉलिक्यूल स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको रिजल्टेंट कैसा दिखता है, डिक्रीज दिखता है, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टीज में आपको डिक्रीज देखने को मिलता है, क्योंकि जो भी आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं अगर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, तो एक्चुअली नंबर ऑफ पार्टिकल्स से एग्रीगेट हो रहे हैं आफ्टर CMC, तो प्रॉपर्टीज आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब मैं बात करती हूँ आपसे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और उनमें एक दो कंसेप्ट और हैं जो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो वो कंसेप्ट भी मैं वहाँ पे आपको करवा दूंगी, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन आता है जहाँ आपसे पूछा था कि द एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस एग्जिबिट्स द फॉलोइंग आइसोथर्म, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा यहाँ पे, तो समझना, देखो यहाँ पे आपके कवरेज ले रखा है, इट मींस थीटा ले रखा है कि नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स, और यहाँ पे आपके पास में प्रेशर ले रखा है, इतना सही है। आपसे बोल रहे हैं हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कवरेज, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंडिपेंडेंट है कवरेज से, दैट मींस थीटा से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एड्सॉर्प्शन इज मल्टी लेयर,
सेकंड पॉइंट है। नेक्स्ट आता है एड्सॉर्प्शन ऑफ हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन वेरीज मोनोएटॉमिकली विद कवरेज या हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन वेरीज एक्सपोनेंशियली विद कवरेज। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, ऐसा कर्व आपने कहाँ देखा था, दैट मीन्स थीटा और प्रेशर में अगर आपने ग्राफ देखा था तो वो चीज कहाँ देखी थी, याद करो आपने लैंगमैन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा था, आज की क्लास में मैंने आपको ये चीज कराई है, ये रही, राइट। लैंगमैन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हमने पढ़ा था, थीटा दैट मींस कवरेज भी बोलते हैं इसे, और प्रेशर के बीच में कुछ इस तरीके का कर्व आता है, और ये एट अ पॉइंट जाने के बाद में कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, राइट। आप समझना, देखो इसमें भी मैंने जब इसका थ्योरी पोर्शन लिखवाया था तो आपसे एक बात लिखवाई थी, ये रही, मैंने एक बात बोली थी आपको कि जो लेयर है वो आपकी मोनोलेयर फॉर्म होती है, मतलब वन मॉलिक्यूल थिक होती है, इट मींस मोनोलेयर फॉर्मेशन, पहली बात। दूसरी चीज ये बोली थी कि जो आपके पास में डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन है वो यूनिफॉर्म रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कवरेज से, थीटा से कोई फर्क नहीं है, इट इज यूनिफॉर्म, राइट, वो सेम रहता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड, वो कुछ इस तरीके से है कि हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कवरेज, इट इज मल्टी लेयर, तो नो। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन वेरीज मोनोएटॉमिकली, नो। इट इज वेरी एक्सपोनेंशियली, नो। तो करेक्ट आंसर आपके पास में फर्स्ट था, दैट मींस हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कवरेज, की हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन को कवरेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो लैंगमैन से क्वेश्चन आपका आया हुआ था जून 11 में, CSIR नेट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपके पास में ये क्वेश्चन आता है CSIR December 11 से, देखना जरा क्या पूछा है यहाँ पे। The Langmuir adsorption isotherm is given by this formula, where P is the pressure of adsorbate gas. The Langmuir adsorption isotherm for a diatomic gas A2 undergoing dissociative adsorption। मैंने आपसे पढ़ाने से पहले एक बात बोली थी कि आपको क्वेश्चन में ना मेंशन होगा, बोला था मैंने आपसे कि क्वेश्चन में मेंशन होगा कि डिसोसिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मेंशन है कि डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन के अकॉर्डिंग ये जा रहा है, मतलब ये डिसोसिएशन हो रहा है। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आप कैसे शो करोगे और क्या है, तो आपके पास मेंशन है डायटोमिक गैस है, तो आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि Kp रेज टू द पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस Kp और रेज टू द पावर 1/2। बोलिए भाई, कर सकते हैं ना, दैट मीन्स अगर मैच करोगे तो ऑप्शन डी करेक्ट मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने थे, ये CSIR आपका December 11 का क्वेश्चन है जो आपको करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं, समझना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में क्या प्रेजेंट है, एक बार आप क्वेश्चन को रीड करो फिर स्टार्ट करते हैं। आपसे बोल रखा है द एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस इज डिस्क्राइब्ड बाय लैंगमैन आइसोथर्म विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, आपको दे रखा है K इज इक्वल्स टू 0.9, ठीक है, किलो पास्कल। आगे क्या चीज गिवन है, नेक्स्ट आपको गिवन है at 25 डिग्री सेल्सियस द प्रेशर इन किलो पास्कल एट विच द फ्रैक्शनल सरफेस एड्सॉर्प्शन इज दिस, दैट मींस आपको थीटा दे रखा है, थीटा दे रखा है 0.95, ठीक है। आपसे पूछा था कि प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, प्रेशर आपसे पूछा था। फॉर्मूला आप आराम से लगा सकते हो कि फॉर्मूला हम जानते हैं, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, Kp अपॉन में 1 प्लस Kp, ठीक है, बस पुट करना था और आपको यहाँ से चीजें निकालनी थी, प्रेशर निकालना था, जिसके लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 अपॉन थीटा इक्वल्स टू Kp, इसको लिख दो 1 प्लस Kp अपॉन Kp, ऐसे लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन Kp प्लस विद 1, राइट, ऐसे लिख सकती हूँ। नेक्स्ट में लेके जा रही हूँ मैं, देखो समझना इसे, यहाँ से लिख सकती हूँ 1 अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन Kp प्लस 1, राइट, यहाँ से लिख दूंगी 1 अपॉन थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन Kp, K को इनटू में इधर भेज दूँ तो ऐसे लिख दूँ, इसे लिख सकती हूँ। K की वैल्यू कितनी गिवन है, देखिए K आपको दे रखा है 0.9, यहाँ से लिखूंगी 0.9, 1 माइनस विद थीटा आपको कितना गिवन है, तो थीटा आपको दे रखा है 0.95 और अपॉन में आपको इनटू करना था इसको 0.95 से, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो P निकल के देखना कितना आता है आपके पास। इसके बाद में यहाँ से समझना ये आपका 1 अपॉन P चल रहा है, राइट। जब इसे सॉल्व करोगे तो P अप्रोक्सीमेटली आपको कितना मिल जाएगा, P अप्रोक्सीमेटली आपको 21 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा। इट मीन्स यू कैन चेक दी ऑप्शंस, यहाँ से आपको ऑप्शन कौन सा करेक्ट मिल रहा है, दैट मीन्स बी आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। कर लेंगे इस तरीके से। तो CSIR जून 2012 का क्वेश्चन है। अब ये आपका लैंगमैन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पे बेस्ड था, ये क्वेश्चन लैंगमैन से आया। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन भी लैंगमैन पे था, ये इससे पहले जो क्वेश्चन था वो ग्राफ सॉर्ट ऑफ था। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि या तो ग्राफ के जैसे क्वेश्चन आ रहा है या नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन मिल रहा है डिसोसिएटिव फॉर्मेट में, ये भी उसी पे ही है, या फिर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, ठीक है। तो रेडी रहिएगा इन चीजों के लिए। इसके बाद में क्वेश्चन आपके पास में CSIR जून 13 से, जो आपसे बोल रहा है कि कोलॉइड्स आर थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल विद रेफरेंस टू बल्क
बट काइनेटिकली स्टेबल। आपको बताना था कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है, ठीक है। तो देखो बात समझना, थर्मोडायनेमिकली बोल रहे हैं अनस्टेबल है लेकिन काइनेटिकली स्टेबल है। काइनेटिकली स्टेबल कोलॉइड्स कब बन पाते हैं? तो काइनेटिकली स्टेबल बनते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर से। इसको मैं कैसे समझा सकती हूँ? तो इसको मैं कुछ इस तरीके से, एक और क्वेश्चन है जो इसी पे बेस्ड है, वो आप अपने आप से अटेम्प्ट करना फिर। तो देखो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि सपोज मेरे पास में AgNO3 है और सपोज NaI, एक ऐसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है CSI नेट में, आप उसको अपने आप से अटेम्प्ट कर सकते हो। सपोज ये आपके पास में एक्सेस में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ से मैंने लिया, क्या बनेगा? तो AgNO3 बनेगा, राइट। और बाहर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से NaI आपका बाहर हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, सॉरी AgI बनेगा आपके पास में और NaNO3 आपके पास में बाहर हो जाएगा, राइट। आप समझना देखो, तो अब मैंने बोला अगर AgI फॉर्म हुआ है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, AgI फॉर्म हुआ है, इसका काउंटर पार्ट क्या है? तो आयोडीन है, I नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, तो मैंने बोला I नेगेटिव आयंस ये प्रेजेंट है। इस तरीके से इसको सराउंड कर सकते हैं। तो जब AgI बनेगा तो AgI बन रहा है, क्या क्या और प्रेजेंट है? तो आपने बोला I नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है क्योंकि एक्सेस में है, Na पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो आप समझना, एक लेयर तो बनेगी जो I नेगेटिव आयंस की होगी, जिसको आप बोलोगे फिक्स्ड लेयर, इसको क्या बोलोगे? फिक्स्ड लेयर। और दूसरी लेयर जो बनेगी वो कौन सी होगी? तो दूसरी लेयर आप बोलोगे बनेगी Na पॉजिटिव आयंस की, जो प्रेजेंट थे एक्सिस में, ठीक है। तो पहली लेयर बनी जो इसके काउंटर आयन बन रहे हैं उसकी, सेकेंड लेयर बनी आपकी जो दूसरा आयन आपका प्रेजेंट है एक्सिस में उसकी, ठीक है। इसको आप बोलते हैं डिफ्यूज लेयर, ठीक है, इसको बोलते हैं डिफ्यूज लेयर। तो दो टाइप की लेयर बनती है, फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का कंसेप्ट यहाँ से आता है। तो अब बात होती है कोलॉइड्स की, तो ये कोलॉइड्स के केस की ही कंडीशन है जो मैंने आपसे अभी डिस्कस करी है। तो बोल रहे हैं काइनेटिकली स्टेबिलिटी जो मिलती है कोलॉइड्स को, वो एक्चुअली मिलती है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर से, और थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं ड्यू टू इंटरफेशियल सरफेस टेंशन, ठीक है। तो आप ऑप्शंस मैच कर सकते हो कि थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल अगर आपसे पूछ रहे हैं कि कौन होगा, तो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल बोल रहे हैं तो रीजन आएगा इंटरफेशियल सरफेस टेंशन की वजह से। और अगर आपसे पूछ रहे हैं काइनेटिकली स्टेबल कैसे हो पाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर से हो पाते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको अभी पीछे समझाया। इट मीन्स ऑप्शन आप मैच करोगे तो A का C आ रहा है और B के लिए आपके पास D आएगा, A ऑफ C B ऑफ D, दैट मीन्स C ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। सिमिलर ये जो क्वेश्चन है ऐसा 2013 में जो आया, ऐसा ही एक क्वेश्चन और आया था जिसमें अभी जो मैंने कंसेप्ट कराया वो चीज पूछी थी, और आपसे बोला था कि कौन सा इसको आयन सराउंड करेगा, तो इसका ही काउंटर पार्ट दैट मीन्स I नेगेटिव सराउंड करता है, फिक्स लेयर बनाता है, उसके बाद में डिफ्यूज लेयर बनती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है CSIR दिसंबर 14 में। समझना, देखो क्या पूछ रहे थे आपसे बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड on many metal surface by dissociation, S represents the surface side, इस तरीके से। If the pressure H2P is small, the fraction of surface covered by hydrogen is proportional to। अब इसमें कुछ नहीं बोला कि एसोसिएटिव से गया है कि डिसोसिएटिव से गया है, आप खुद देखो। आप जब देखोगे तो मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी ये चीज बताई थी कि ये अलग अलग तरीके से जा रहा है, इट मीन से डिसोसिएट होके गया है। और अगर ये डिसोसिएट हो रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, Kp/1 + Kp, ये आप यहाँ पे वैलिड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये डिसोसिएटिव फॉर्मेट से गया है, राइट। तो आप लिखोगे थीटा इक्वल्स टू Kp रेज़ टू द पावर 1/n अपॉन 1 + Kp रेज़ टू द पावर 1/n। तो यहाँ से आपसे पूछा था जो थीटा है सरफेस कवर्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो एक्चुअली वो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर रेज़ टू द पावर 1/n के। बोलिए भाई, यही बात है ना। इट मीन्स अगर आप चेक करोगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिलेगा आपको, एक सेकेंड। और डायटोमिक गैस है तो आप n को भी कह सकते हो 2, तो यहाँ से थीटा आपके पास में डायरेक्टली प्रेशर रेज़ टू द पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन आपका C करेक्ट होगा। कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब एक बात आती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके ही कैसे है, नीचे भी तो एक क्वांटिटी प्रेजेंट है। तो एक बात समझना, यहाँ पे आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड करोगे तो पता चलेगा कि प्रेशर इज स्मॉल, आपको बोल रखा है जो H2 का प्रेशर है वो स्मॉल है, इट मीन्स 1 इज ग्रेटर देन Kp। ये वाली कंडीशन हम लगा सकते हैं। इसमें जैसे आप कंडीशन लगाओगे तो ये चीज तो इग्नोर हो जाएगी, सिर्फ क्या बचता था, तो थीटा आपका इक्वल्स टू Kp के बचता था। अब Kp की पावर क्या चल रही है, 1/n में चल रही है, तो मैंने बोला थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेज़ टू द पावर 1/n। डायटोमिक गैस है तो मैंने 2 कर दिया n की जगह। बताइए हो जाएगा इस तरीके से, कर लेंगे। चलिए तो इसको ऑप्शन C करेक्ट था। चलिए इसके बाद में अभी हम क्लास को इतना ही रखते हैं इसके बाद, ठीक है। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे डिस्कस करने हैं जो आपसे मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लूंगी। तो आज हम सरफेस केमिस्ट्री का एक ये पोर्शन रखते हैं और कुछ कंसेप्ट भी हैं छोटे छोटे जो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी विद
मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, तो जो अलॉन्ग विद कंसेप्ट में नेक्स्ट सेकंड पार्ट में डिस्कस कर रही होंगी आपसे। टिल देन आपने आज जो सीखा है, अगर आपको कोई नई चीज़ अच्छी लगी हो सीखने में तो प्लीज़ उसे ग्रैब कीजिएगा। क्वेश्चंस अगर मैंने ये करवाए हैं, इसी फॉर्मेट के आपको और क्वेश्चंस भी मिलेंगे। गेट में भी आपको सेम टाइप के क्वेश्चंस और देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैम वाले बच्चे हैं उनको भी आपको लैंगमैर आइसोथर्म तक आपके क्वेश्चन जो हैं आते हैं सिलेबस में, आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे। और नेट वालों के लिए अभी कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग हैं, वो मैं सेकंड पार्ट में करवा रही होंगी, वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डिस्कस कर रही होंगी, ठीक है। गेट के भी क्वेश्चंस में इन्वॉल्व करूंगी, वहां पे हम और क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। मैं और चीजें आपसे डिस्कस करूंगी सेकंड पार्ट में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।